खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के कैंसर प्रमुख कारण है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा। हाथों का 2 चूड़ी बेच दिया। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है। जब आप अच्छी बैटिंग कर रहे हो तब रन आउट होना बहुत बुरा होता है। ऐसा आपकी या आपके पार्टनर की गलती से हो सकता है। अगर आप धूम्रपान करते हैं या आपके आसपास कोई धूम्रपान करता है तो वह आपको नुकसान पहुंचाता है। समझदार बने, तंबाकू से रन आउट होने से बचें। कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800 पर कॉल करें। Just joking. पूजा रिश्तेकांत कर रही। और कहीं अगर सिर्फ दोस्ती और प्यार के बीच में चुनना। दोस्तों, अगर आप मुझसे दोस्ती करोगे मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको ये आज के टाइम यूट्यूब पर क्या इंटरनेट पर कहीं पर भी आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस मूवी के ओनर इसे अब भी पैसे लेकर ही दिखा रहे हैं। तो अगर आपको आज के टाइम में मूवी देखनी है तो आपको पैसे देने होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस मूवी की स्टोरी, बहुत सारी रोचक जानकारियाँ इस मूवी से रिलेटेड जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में बने रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऋतिक रोशन की फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे के बारे में। इस वीडियो में आपको पता चलेगा इस मूवी से रिलेटेड बहुत सारे अननोन फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मुझसे दोस्ती करोगे 2002 की कुणाल कोहली द्वारा निर्देशित हिंदी भाषा की फिल्म है। यह ऋतिक रोशन, रानी मुखर्जी और करीना कपूर द्वारा चित्रित किए गए 3 दोस्तों के प्रेम के त्रिकोण के बारे में बताता है। इसके निर्देशक हैं कुणाल कोहली, इसके निर्माता हैं यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा। इसमें अभिनेता हैं ऋतिक रोशन, रानी मुखर्जी, सतीश शाह, करीना कपूर, उदय चोपड़ा और हिमानी शिवपुरी और किरण कुमार। इसमें संगीत दिया है राहुल शर्मा ने। इसके वितरक हैं यश राज फिल्म्स। यह 9 अगस्त 2002 को रिलीज हुई थी। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो चलिए बात करते हैं इसकी स्टोरी की। राज खन्ना यानी ऋतिक रोशन, पूजा साहनी यानी रानी मुखर्जी और टीना कपूर यानी करीना कपूर बचपन के दोस्त हैं। जबकि राज हमेशा जीवंत और सुंदर टीना की ओर आकर्षित रहा है। वह पूरी तरह से उसके लिए पूजा के प्यार के बारे में अनजान है। राज के पिता यानी किरण कुमार ने अपने परिवार के साथ एक नई नौकरी के लिए इंग्लैंड जाने का फैसला किया। जाने से पहले राज ने टीना को ईमेल के माध्यम से उससे मिलने का वादा किया। टीना लोकप्रिय लड़की है और जल्द ही अन्य चीज़ों में व्यस्त हो जाती है, इसलिए पूजा टीना के नाम से राज को लिखती है ताकि टीना अपना वादा पूरा कर सके। राज और पूजा में कई चीज़ें समान हैं और उनके ईमेल एक दूसरे के करीब लाते हैं। 1 दशक बाद राज एक छुट्टी के लिए भारत लौट आता है। जब तक वह जिस लड़की को लिख रहा था उससे प्यार करता है और मानता है कि वह उसे पहली नज़र में पहचान सकता है। जब तीनों अनंत में मिलते हैं तो पूजा को पूरी तरह अनदेखा कर देता है और टीना के साथ प्यार में हो जाता है। टीना प्रारंभ में अनिश्चित होती है लेकिन वह धीरे धीरे उससे आकर्षित हो जाती है। हालांकि अपनी छुट्टियों के 2 सप्ताह के दौरान वह ध्यान देता है कि वास्तविक टीना ईमेल की टीना से पूरी तरह से अलग है। वह पूजा के साथ दोस्ती भी शुरू करता है और अपने समान दिलचस्पी से प्रभावित होता है, लेकिन वह महसूस किए बिना ही वह वास्तव में वो ही है जिससे वह प्यार करता है। वह लंदन लौट आता है जहां पूजा संयोग से साक्षात्कार के लिए आती है। राज एक चर्च में जाता है जहां वह अक्सर जाया करता है। वहां उसे पूजा मिलती है और वही गीत गुनगुना रही होती है जो उसे पसंद होता है। उसे पता चलता है कि पूजा वही हो जो उन सभी वर्षों में उसे लिख रही थी, क्योंकि उसने उस चर्च और गीत के बारे में ईमेल में जानकारी साझा की थी। वे एक दूसरे के लिए अपने प्यार की खोज करते हैं और शादी करने का फैसला करते हैं।
भारत में वापस टीना के पिता यानी सचिन खेडेकर अचानक मर जाते हैं, जिससे दुनिया में टीना अकेले अनाथ हो जाती है और उसकी आखिरी इच्छा यह थी कि टीना राज से शादी करेगी, जिसे उन्होंने राज के पिता को व्यक्त किया था। यह जानकर कि टीना को भी राज पसंद है और वह अब अकेली है। पूजा राज से शादी करने से इनकार करती है क्योंकि वह टीना के दिल को तोड़ना नहीं चाहती। राज के माता पिता भी विवाह से सहमत हैं। वह लोग लंदन में विकसित राज और पूजा के बीच संबंधों से अनजान हैं। राज अपने माता पिता को सच कहने पर जोर देता है, लेकिन पूजा उसे रोक देती है। वह कसम खाता है कि अगर पूजा उसी दिन किसी और से शादी करे तो वह केवल तभी टीना से शादी करेगा। रोहन वर्मा यानी उदय चोपड़ा राज का मित्र है, जो हमेशा से पूजा की ओर आकर्षित रहा है। पूजा जिस दिन राज और टीना की शादी है उसी दिन उससे शादी करने को राजी होती है। विवाह के दिन टीना को पता चलता है कि राज वास्तव में पूजा से प्यार करता है। फिल्म पूजा और राज की शादी के साथ ख़त्म हो जाती है। अगर बात करें कलाकार की तो इसमें ऋतिक रोशन राज खन्ना का रोल निभा रहे हैं, रानी मुखर्जी पूजा साहनी का रोल निभा रही हैं, करीना कपूर टीना का रोल निभा रही हैं। तो चलिए बात करते हैं संगीत की। संगीत राहुल शर्मा द्वारा दिया गया है और बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं। इसमें पहला सॉन्ग था अनदेखी अनजानी, जिसके गायक थे लता मंगेशकर और उदित नारायण। दूसरा सॉन्ग था जाने दिल में, जिसे गाया था लता मंगेशकर और सोनू निगम। तीसरा सॉन्ग था जाने दिल में 2, जिसे गाया था लता मंगेशकर और सोनू निगम ने। चौथा सॉन्ग था मुझसे दोस्ती करोगे, जिसे गाया था आशा भोसले, उदित नारायण और अलका याग्निक ने। छठा सॉन्ग था ओ माय डार्लिंग, जिसे गाया था अली सचिनाय और सोनू निगम ने। और सातवां सॉन्ग था सांवली से एक लड़की, जिसे गाया था उदित नारायण ने। आठवां सॉन्ग था मेंडली, जिसे गाया था लता मंगेशकर और उदित नारायण और सोनू निगम ने। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस तो ये सुनकर ही बावरे हो गए कि उनके दोनों फेवरेट स्टार एक ही फिल्म में थे। अब उन्हें कहानी या गाने से कोई मतलब नहीं था। उनकी तबीयत बिग स्क्रीन पर दोनों एक्शन स्टार्स को एक साथ देखकर ही हरी हो गई थी। ऋतिक और टाइगर के फैंस का मजा दोगुना इसलिए भी हो गया कि जिस अंदाज में वे अपने फेवरेट स्टार को देखना चाहते थे, यानी कि हड्डी तोड़ एक्शन और जबरदस्त डांस, वैसे ही ऋतिक और टाइगर वार फिल्म में नजर आए थे। ऋतिक को टाइगर अपना आदर्श मानते हैं और वे इस बात पर फूले नहीं समा रहे हैं कि ऋतिक के साथ उन्हें स्क्रीन शेयर करने को मिल रही है। वैसे फिल्म में मज़ेदार ऋतिक को जोरदार टक्कर देते नजर आएंगे। फिल्म के ट्रेलर ने खासा हंगामा मचा दिया है और इस बात को छोड़ भी दिया जाए कि फिल्म कितना कलेक्शन करेगी, लेकिन यह बात तो तय है कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ रहेंगे। ट्रेलर देखकर कहानी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वैसे भी एक्शन फिल्मों की कहानी सरल और सीधी होती है। एक्शन ही इसे मसालेदार बनाता है। टाइगर श्रॉफ के किरदार का नाम खालिद और ऋतिक रोशन के किरदार का नाम कबीर है। खालिद एक भारतीय सैनिक है जिसे कबीर को ख़त्म करने का जिम्मा दिया गया है। कबीर भी पहले सैनिक था लेकिन अब विद्रोही बन गया है। मज़ेदार बात यह है कि खालिद को संवारने का काम कबीर ने ही किया था। अब इन दोनों के बीच युद्ध है। कौन किस पर भारी पड़ा है यह तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। फिल्म में एक हीरोइन भी है, वाणी कपूर। कहने वाले कह रहे हैं कि वाणी को साइन कर फिल्म निर्माताओं ने पैसे बचा लिए। कोई नामी गिरामी हीरोइन रखते तो बात कुछ और ही होती। वैसे भी ऋतिक टाइगर के होते हुए हीरोइन के लिए बचता ही क्या है। फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद का कहना है, जब आप भारत के दो बड़े और बेहतरीन एक्शन सुपरस्टार को एक फिल्म में लाते हैं और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं तो आपको ऐसे शीर्षक की ज़रूरत होती है जो एक बड़े प्रदर्शन के वादे को सही ठहराए। ऋतिक और टाइगर एक दूसरे को बेरहमी से पीटते हुए नजर आएंगे और दर्शक देखना चाहेंगे कि इस अविश्वसनीय लड़ाई में कौन किसको पछाड़ता है। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ एक साथ फिल्म में हो तो आप क्या उम्मीद करेंगे? खूब सारा एक्शन और फिल्म में बढ़िया वाला डांस। सिद्धार्थ आनंद टाइगर और ऋतिक को एक साथ लेकर एक एक्शन फिल्म बनाई है जिसका नाम है वार। सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म में ऋतिक और टाइगर का अच्छा इस्तेमाल किया है। ऋतिक रोशन जहां कमाल के लगे हैं वहीं टाइगर भी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। फिल्म के एक्शन सीन पर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। वार की कहानी कबीर यानी ऋतिक रोशन और खालिद यानी टाइगर श्रॉफ की है। टाइगर शिष्य होते हैं वही ऋतिक उनके गुरु होते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है कि गुरु और शिष्य आमने सामने आते हैं और फिर शुरू होता है एक्शन। खूबसूरत दृश्य में एक्शन के ट्विस्ट और सरप्राइजेशन आपको चौंकाएंगे और हैरान भी करेंगे। ऋतिक रोशन फिल्म वार की जान है। उसका साल्ट एंड पेपर लुक और एक्शन आपको हैरान कर देगा। टाइगर श्रॉफ ने भी ऋतिक को टक्कर देने के लिए अपनी जान लगा दी है। वाणी कपूर का रोल छोटा है लेकिन उन्हें जितना काम दिया गया है वो बेहतरीन है। वो फिल्म में काफ़ी ग्लैमरस अवतार में नजर आ रही हैं।
सिद्धार्थ आनंद इससे पहले ऋतिक रोशन को लेकर बैंक बैंक बना चुके हैं। इसके अलावा सलाम नमस्ते और बचना ये हसीनों जैसी फिल्में भी बनाई है। वार में भी डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद खरे उतरते हैं। वो फिल्म वार में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। फिल्म के गाने पहले ही हिट हो चुके हैं। ओवरऑल म्यूजिक भी अच्छा है। एक्शन सीन तो कमाल के बने हैं। यह फिल्म आपको निराश नहीं करेगी और आपको ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपके पैसे वेस्ट हुए हैं। इंडिया टीवी इस फिल्म को दे रहा है 5 में से 3 स्टार। जब वार फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो ज़्यादातर लोग इससे निराश नजर आए। वजह यह थी कि फिल्म के ट्रेलर वीडियो में एक्शन सीन की भरमार कर दी गई थी और रिलेवेंसी के नाम पर ट्रेलर 0 बट्टे सन्नाटा था। अच्छी बात यह है कि फिल्म के मामले में ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ये जरूरी बात जिसके लिए आप कोई भी फिल्म रिव्यू देखना चाहते हैं। फिल्म देखने लायक है और यदि आप टिकट खरीदते हैं तो आपके पैसे और वक्त बर्बाद नहीं होगा। अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको फिल्म क्यों देखनी चाहिए और आपको इसमें क्या चीज़ें अलग देखने को मिलेंगी। फिल्म के बारे में एक खास बात जो ज़्यादातर लोगों के ट्रेलर देखने के दौरान मिस की वो ये है कि फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, ये सस्पेंस, थ्रिलर और मिस्ट्री भी है जिसे आप आखिरी तक सुलझाने की कोशिश करते रहेंगे और राज आखिरकार क्लाइमैक्स से ठीक पहले आकर खुलता है। जो सवाल आपको फिल्म में लगातार इंगेज किए रहते हैं वो ये हैं। नंबर 1, वार आखिर किस किस के बीच हो रहा है। नंबर 2, फिल्म के आखिरी में कौन जीतने वाला है। नंबर 3, विलेन ऋतिक और टाइगर में से एक है या कोई और। नंबर 4, क्या ऋतिक के किरदार की मौत हो जाएगी। फिल्म किसी रोलर कोस्ट राइड की तरह है जिसमें इमोशंस हैं और एक्शन भी, थ्रिलर है और सस्पेंस भी, म्यूजिक, मस्ती है और पहेलियाँ भी। फिल्म खुद को स्टैब्लिश करने में वक्त नहीं लगाती और पहले ही सीन के साथ कहानी का एंगल आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है। मज़ेदार बात यह है कि जब आप विलन को पकड़ने के लिए एक दिशा में सोच रहे होते हैं तभी फिल्म आपको दूसरा एंगल पकड़ाकर हैरान कर देती है। आइए जानते हैं क्या है कहानी। भारतीय सेना के स्पेशल मिशन हैंडल करने वाले मेजर कबीर लूथरा यानी ऋतिक रोशन भारतीय सेना से गद्दारी करके बागी हो गए हैं। कबीर फरार है और अब भारत के लिए ही खतरा बन चुके हैं। ऐसे में सेना खालिद खान यानी टाइगर श्रॉफ को कर्नल लूथरा यानी आशुतोष राणा ये जिम्मेदारी देते हैं कि वह कबीर को ढूंढ निकाले और उसे ख़त्म कर दे। खालिद को मेजर कबीर ने ही ट्रेनिंग दी और दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। खालिद के पिता एक आतंकवादी थे और यही वजह थे कि कबीर ने उसे अपनी टीम में लेने से पहले 1000 बार सोचा था। हालांकि खालिद कबीर का भरोसा जीत पाने में कामयाब रहा और उसने कबीर की टीम में जगह बना ली। जब अब खालिद के पास कबीर को ही जान से मारने के आर्डर्स हैं तो ये सवाल लगातार आपके दिमाग में घूम रहा है कि देश के लिए जान भी दे सकने वाला कबीर आखिर अचानक बिना किसी वजह बागी क्यों हो गया। कबीर के बागी हो जाने की वजह क्या है, वह क्यों अचानक अपने ही देश का दुश्मन बन गया। क्या टाइगर श्रॉफ ही वार जीतने वाले हैं या ऋतिक रोशन। कहानी का असली विलन कौन है, इसी तरह के तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आइए बात करते हैं फिल्म से जुड़ी बाकी जरूरी चीज़ें। बात करते हैं स्क्रिप्ट की। फिल्म की स्क्रिप्ट काफ़ी टाइट और खूबसूरती के साथ लिखी गई है। हर किरदार को जस्टिफाई करता है और आप कंफ्यूज नहीं होते हैं। सिद्धार्थ आनंद और आदित्य चोपड़ा ने दर्शकों को उस हालत में ला दिया है जहां आइसक्रीम बेचने वाला आपके हाथ में एक कोन पकड़ाकर दूसरा छीन लेता है और बाद में वही कोन दोबारा आपके हाथ में आ जाता है। आप आखिरी तक आइसक्रीम का वेट करते हैं और जब आइसक्रीम आपके हाथ में आती है तो वो खुशी कमाल की होती है। बात करते हैं म्यूजिक की। फिल्म में सिर्फ 2 गाने हैं लेकिन उनकी कंपोजिशन और लिरिक्स आपका मनोरंजन करने के लिए पर्याप्त रूप से दमदार है। विशाल शेखर ने जय जय शिव शंकर में कमाल कर दिया है और बाकी का खेल कैमरा वर्क और ऋतिक टाइगर के डांस मूव ने जीत लिया है। डैनियल विजार्ज का दिया बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया है। आप सिचुएशन के हिसाब से बीट्स और इमोशन के उतार चढ़ाव को मिस नहीं करते हैं। कुल मिलाकर तकरीबन 200 करोड़ के बजट से बनी फिल्म वार एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने हवा, समंदर और बर्फ में फिल्माए गए सीन में अपना हुनर दिखाया है। फिल्म में एक अलग लेवल का एक्शन दिखाती है और जहां तक बात है वाणी कपूर के किरदार की तो वो भी बहुत कम वक्त के लिए स्क्रीन पर आते हैं लेकिन उन्हें जितना भी काम दिया गया है वो उन्होंने बखूबी निभाया है।
दोस्तों अगर आप कमबख्त इश्क मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं भाई, मैं ये मूवी यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि इस मूवी के मालिक हमें इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वह इसे अब भी पैसा लेकर दिखा रहे हैं। अगर आप उनकी साइट पर जाओगे तो पहले आपको पैसा देना पड़ेगा, फिर आप ये फुल मूवी देख पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी आपको ज़रूर सुननी चाहिए अगर आप इस मूवी के फैन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कमबख्त इश्क शब्बीर खान द्वारा निर्देशित और सजिद नडियाडवाला द्वारा निर्मित बॉलीवुड रोमांटिक हास्य फिल्म है। यह फिल्म 2002 की तमिल फिल्म पम्मल के सदम्बन पर आधारित है। फिल्म में मुख्य अभिनय कलाकार अक्षय कुमार और करीना कपूर हैं एवं सहायक भूमिका में आफ्ताब, शिवदेशनी और अमृता अरोड़ा हैं। हॉलीवुड अभिनेता सिल्वेस्टर स्टैलोन, डेनिस रिचर्ड्स, ब्रैडन रूथ और होली वायलेंस कैमियो भूमिका में स्वयं रूप में हैं। फिल्म दिसंबर 2008 में जारी की गई थी। कार्य में विस्तार के कारण फिल्म को जारी करना स्थगित किया गया था और फिल्म 3 जुलाई 2009 को प्रदर्शित हुई थी। दोस्तों ये मूवी है 135 मिनट की। ये भारत में रिलीज हुई थी हिंदी भाषा में। इसकी लागत थी 600 मिलियन और इसकी कमाई की थी 842 मिलियन। तो चलिए अब इसकी कहानी के बारे में जान लेते। दोस्तों कमबख्त इश्क देखने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे किसी 5 स्टार होटल में रोड साइड ढाबे का खाना खाकर बाहर निकले हों। निर्माता साजिद नडियाडवाला ने फिल्म पर दिल खोलकर पैसा खर्च किया है। हर फ्रेम भव्य नजर आती है। जहां 1 रुपये से काम चल सकता है वहां उन्होंने 10 रुपये खर्च किए हैं। लेकिन कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन कमजोर होने से धन की बर्बादी नजर आती है। दोस्तों इस फिल्म को सिंह इश्क किंग या गोलमाल की श्रेणी का बताया जा रहा है, जिसमें माइंडलेस एंटरटेनमेंट था। लेकिन इन फिल्मों में हंसने की कुछ वजह थी। कमबख्त इश्क में ऐसी कोई वजह नज़र नहीं आती। दिमाग नहीं लगाया जाए फिर भी हंसी नहीं आती, मनोरंजन नहीं होता है। कहानी है 2 अरीबो गरीब इंसानों की। विराज सेरेगिलन अक्षय कुमार एक स्टंटमैन है। ऐसा वैसा नहीं हॉलीवुड का। लड़कियां उसे सिर्फ सेक्स करने के लिए अच्छी लगती हैं। प्यार शादी जैसे शब्दों पर उसे भरोसा नहीं है। समरीटा और बेबो यानी करीना कपूर सर्जन बनने की कोशिशों में लगी हुई हैं। मन हुआ तो मॉडलिंग कर लेती हैं। मर्दों से उनसे नफरत है क्योंकि उसकी बहन और माँ को पुरुषों ने धोखा दिया। विराज और बेबो अक्सर टकराते रहते हैं और एक दूसरे को कुत्ता कुतिया जैसे शब्दों से संबोधित करते रहते हैं। बेबो की खास सहेली कामनी यानी अमृता अरोरा विराज के भाई यानी आफ्ताब से शादी करते हैं। बेबो उनकी शादी तोड़ने के लिए सारे प्रयास करते हैं। इसी बीच एक स्टंट सीन में विराज घायल हो जाता है। बेबो उसका ऑपरेशन करती है और घड़ी उसके पेट में छोड़ देती है। बेबो को डर लगता है कि उसका करियर चौपट हो सकता है। वह विराज से प्यार का नाटक कर उसका एक बार फिर ऑपरेशन कर घड़ी निकाल लेती है। बेबो के प्यार को नाटक विराज सच मान लेता है। जब उसे असलियत मालूम होती है तो वह अमेरिकन अभिनेत्री डेनिस रिचर्ड्स से शादी करने की घोषणा करता है। इधर बेबो को महसूस होता है कि वह विराज को चाहने लगी है। शादी के मंडप में बेबो पहुंच जाती है और विराज डेनिस को छोड़ बेबो को अपना लेता है। इतनी बुरी कहानी को लिखने के लिए भी 3 लोगों यानी अवंता दत्त गुप्ता, इश्ता मल्होत्रा और शबीर खान ने मेहनत की है। इस कहानी को विस्तार देने के लिए स्क्रीन प्ले के नाम पर कुछ बेहुदा हास्य दृश्य रचे गए हैं। जावेद जाफरी का ट्रैक डाला गया है जिसका कहानी से कोई ताल्लुक नहीं है। एक सिंधी के रूप में उन्होंने जो कॉमेडी की है बहुत ही बासी लगती है। विराज और बेबू एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं, लेकिन अचानक उनके हृदय परिवर्तन के पीछे कोई ठोस कारण नजर नहीं आते हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में विराज डेनिस से शादी कर रहा होता है, जहां बेबो के पहुंचने पर वह डेनिस का साथ छोड़ बेबो का हाथ पकड़ लेता है। क्यों, क्या कारण बताए यह निर्देशक और लेखक भी सोच नहीं पाए। उन्होंने तरकीब भिड़ाई अक्षय और डेनिस के बीच एक तरह से फिल्मा लिया जिससे दोनों बातें करते हैं। वे क्या बातें कर रहे हैं ये दर्शक नहीं सुन सकते क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक के पीछे उनकी आवाज़ छिपा दी गई है। निर्देशक शबीर खान को जो अवसर मिला है वो करोड़ों में एकाध को मिलता है। साजिद जैसा निर्माता, बॉलीवुड और हॉलीवुड के नामी कलाकार, बजट की कोई चिंता नहीं है। इतने सारे संसाधन होने के बावजूद शबीर मनोरंजक फिल्म नहीं बना सके। मध्यांतर तब फिल्म में 1-2 जगह हंसी आ सकती है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म बोर करती है। अनु मलिक का संगीत इस फिल्म का एक बड़ा माइनस पॉइंट है। एक से एक बेसुरी धुनें उन्होंने बनाई है। फिल्म में कुछ एक्शन दृश्य हैं, लेकिन चूंकि उन्हें स्टंटमैन कर रहा है और
फिल्म की शूटिंग के लिए वे फिल्माए जा रहे हैं, इसलिए नकली लगते हैं। अक्षय कुमार को अब कुछ नया सोचना और करना चाहिए था। इस तरह की फिल्में लगातार करते रहेंगे तो बहुत जल्दी ही अपनी स्टार वैल्यू खो बैठेंगे। अक्षय को दर्शक कॉमेडी रोल में पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें फिल्मों के चयन के मामले से सावधानी बरतना चाहिए। करीना कपूर को ग्लैमरस लगाना था, सो वो लगी, और अमृता अरोड़ा को अभिनय नहीं आता, ये बात एक बार फिर साबित हो गई। बोमन ईरानी, किरण खेर जैसे कलाकारों ने छोटे छोटे रोल संभवतः पैसों की खातिर किए। सिल्वेस्टर स्टेलान, डेनिस रिचर्डन, ब्रांडन राउत ने शायद बॉलीवुड प्रेम की खातिर यह फिल्म की। कुल मिलाकर कमबख्त इश्क देखकर दर्शक निराशा के साथ सिनेमा हॉल छोड़ता है, क्योंकि जो अपेक्षा लेकर वह अंदर गया था वो यह पूरी फिल्म नहीं करती। शॉर्ट स्टोरी। जब हॉलीवुड करतबाज विराज सरगिल ने अक्षय कुमार और मेडिकल छात्रा स्मृता ईरानी, करीना कपूर, उसके लगी भाई अफताज शिवदेसानी और उसकी सबसे अच्छी सहेली कामनी यानी अमृता अरोड़ा की जल्दबाजी में योजनाबद्ध विवाह के समय एक दूसरे से मिलते हैं तथा वे तुरंत एक दूसरे के लिए एक नापसंद कर देते हैं। वे दोनों विपरीत लिंग के प्रति निम्न विचार रखते हैं और प्रबलता से विश्वास करते हैं कि नव वर वधू के लिए विवाह आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। ये विवाह को उन्हें आगे बढ़ने से हतोत्साहित करते हैं। सिमरत अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए कामनी को मनाती है। दोस्तों, ये थी इसकी शॉर्ट स्टोरी। अभी मैं बताऊंगा इसकी लॉन्ग स्टोरी, तो जिसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन लॉन्ग स्टोरी जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किस जो है एक्टर ने काहे का अभिनय किया है, ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो। दोस्तों, इसमें अक्षय कुमार ने विराज सरगिल का रोल निभाया है, करीना कपूर ने स्मृता राय का रोल निभाया है, अफताज शिवदेसानी ने लकी का रोल निभाया है, अमृता अरोड़ा ने कामनी का रोल निभाया है, बिंदु दारा सिंह ने टाइगर का रोल निभाया है, किरण खेर ने डाली का रोल निभाया है आदि। दोस्तों, इसमें चलिए संगीत के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसका संगीत जारी हुआ था 12 जून 2009 को और संगीत शैली थी विशिष्ट फिल्म संगीत, और इस जो संगीत की लंबाई थी पूरी टोटल सॉन्ग मिलाकर तो ये थी 41 मिनट 3 सेकंड की। इसका लेबल था इरोज म्यूजिक और इसके निर्माता थे साजिद नडियाडवाला। इसमें पहला गाना था ओम मंगलम, जिसके गायक थे RDB एवं नंदी कौर। यह गाना था 4 मिनट 22 सेकंड का और टिप्पणी इस पर हुई थी RBD द्वारा रचित एवं लिखित। दोस्तों, ये दूसरा गाना था लख लख, जिसके गायक थे नीरज श्रीधर और यह गाना था 5 मिनट 15 सेकंड का। तीसरा गाना था बेबो, जिसके गायक थे जो है अलीसा चिनाय। यह गाना 4 मिनट 19 सेकंड का था। और चौथा गाना था जो कमबख्त इश्क, जिसके गायक वेके एवं सुनीत चौहान थे। यह गाना जो है 4 मिनट 51 सेकंड का था। फिर पांचवा गाना था क्यों, जिसके गायक थे शान एवं श्रेया घोषाल। यह गाना 5 मिनट 29 सेकंड का था। फिर पांचवा गाना था ओम मंगलम पुनः, जिसके गायक थे RDB एवं नंदी और यह गाना 4 मिनट 35 सेकंड का था। फिर छठा गाना था लख लख इलेक्ट्रो डोल हाउस रिमिक्स, यह रिमिक्स वर्जन में था, जिसके गायक थे एरिक पिल्लई। यह गाना 4 मिनट 2 सेकंड का था। फिर जो है सातवां गाना था बेबो, जो कि क्लब मिक्स में था और इसके गायक थे किलोग्राम KG और यह गाना 3 मिनट 38 सेकंड का था। तो इसी तरह और भी गाने थे। कमबख्त इश्क इज द 2019 इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शब्बीर खान एंड प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला। द फिल्म इज द बेस्ड ऑन 2002 तमिल फिल्म पमाल के एंड संविधान एंड द फीचर अक्षय कुमार एंड करीना कपूर इज द पिवटल रोल्स एंड along with the actors Avtaz Sivadasani and Amrita Arora is the supporting roles. Hollywood actors Sylvester Stallone and Dennis Richard and Brandon Routh and Holly Valance appear in the cameo playing themselves. Originally scheduled of release in the December 2008, the film was postponed due to the expansion production work and the release on 3 July 2019. Comeback was commercially successful at the box office. It was the tournament hit by Box Office India. Directed by Shahbir Khan, produced by Sajid Nadiadwala and screenplay by Kiran Kotaria and Abhinta Dutt Gupta, Sita Mahitra and Shahbir Khan, story by Abhinta Dutt Gupta and Ishta Mahitra and Shahbir Khan, Crazy Mohan.
बेस्ड ऑन पमाल के सदमन एंड स्टारिंग अक्षय कुमार, करीना कपूर, आफ्ताब, शिवनंदिनी, अमृता अरोरा, विनोद दारा सिंह एंड किरोर खेर। म्यूजिक बाय अनु मलिक एंड सिनेमाटोग्राफी बाय विकास शिवाराम, एडिटिंग बाय नितिन रॉकेट एंड प्रोडक्शन कंपनी बाय साजिद नडियाडवाला ग्रांड्स एंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रोशनो एंटरटेनमेंट। रिलीज डेट 3 जुलाई 2019 in India, 9 in India, and running time 135 minute. Category country India, language Hindi, and budget of this film 310 million. Box office collection is the 840 million. Let's talk about the plot of this film. One Bollywood, the Sumit Viraj, serial Akshay Kumar and medical student Sumitra Roy, Kareena Kapoor come across each other are the brother Lucky as the Aftab, Shivendra is the harpist, friend Kamini, sorry, the Amrita Arora was the plan. Building is the story development is like for the each other. Both is the and it is where to the and one to despair to the proceeding further, and Simran convex the community to the error. Then many of are after only one things by the forcing Lucky to Delhi their marry wo for 3 months. She is the sure Lucky will not be able to do, and this will approach to the company that Lucky was just another low class male to the like all the other, and her claims of him believe different from most men are the unfunded Viraj upon the hoarding, and Vinod was the पम्मल के सदम्बन पर आधारित है। फिल्म में मुख्य अभिनय कलाकार अक्षय कुमार और करीना कपूर हैं एवं सहायक भूमिका में आफ्ताब, शिवदेशनी और अमृता अरोड़ा हैं। हॉलीवुड अभिनेता सिल्वेस्टर स्टैलोन, डेनिस रिचर्ड्स, ब्रैडन रोथ और होली वायलेंस कैमियो भूमिका में स्वयं रूप में हैं। फिल्म दिसंबर 2008 में जारी की गई थी। कार्य में विस्तार के कारण फिल्म को जारी करना स्थगित किया गया था और फिल्म 3 जुलाई 2009 को प्रदर्शित हुई थी। दोस्तों, ये मूवी है 135 मिनट की। ये भारत में रिलीज हुई थी हिंदी भाषा में। इसकी लागत थी 600 मिलियन और इसकी कमाई की थी 842 मिलियन। तो चलिए अब इसकी कहानी के बारे में जान लेते हैं। शॉर्ट स्टोरी। जब हॉलीवुड करतबाज विराज सरगिल ने अक्षय कुमार और मेडिकल छात्रा स्मृता यानी करीना कपूर, उसके लगी भाई अफ्ताज, शिव देसानी और उसकी सबसे अच्छी सहेली कामनी यानी अमृता अरोड़ा की जल्दबाजी में योजनाबद्ध विवाह के समय एक दूसरे से मिलते हैं तथा वे तुरंत एक दूसरे के लिए एक नापसंद कर देते हैं। वे दोनों विपरीत लिंग के प्रति निम्न विचार रखते हैं और प्रबलता से विश्वास करते हैं कि नव वर वधू के लिए विवाह आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। ये विवाह को उन्हें आगे बढ़ने से हतोत्साहित करते हैं। सिमरत अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए कामनी को मनाती है। दोस्तों, ये थी इसकी शॉर्ट स्टोरी। अभी मैं बताऊंगा इसकी लॉन्ग स्टोरी, तो जिसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन लॉन्ग स्टोरी जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किस जो है एक्टर ने काहे का अभिनय किया है ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो। दोस्तों, इसमें अक्षय कुमार ने विराज सरगिल का रोल निभाया है, करीना कपूर ने स्मृता राय का रोल निभाया है, अफ्ताब शिव देसानी ने लकी का रोल निभाया है, अमृता अरोड़ा ने कामनी का रोल निभाया है, बिंदु दारा सिंह ने टाइगर का रोल निभाया है, किरण खेर ने डाली का रोल निभाया है आदि। दोस्तों, इसमें चलिए संगीत के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसका संगीत जारी हुआ था 12 जून 2009 को और संगीत शैली थी विशिष्ट फिल्म संगीत, और इस जो संगीत की लंबाई थी पूरी टोटल सॉन्ग मिलाकर तो ये थी 41 मिनट 3 सेकंड की। इसका लेबल था इरोज म्यूजिक और इसके निर्माता थे साजिद नडियाडवाला। इसमें पहला गाना था ओम मंगलम जिसके गायक थे RDB एवं नंदी कौर। यह गाना था 4 मिनट 22 सेकंड का और टिप्पणी इस पर हुई थी RBD द्वारा रचित एवं लिखित। दोस्तों, ये दूसरा गाना था लख लख जिसके गायक थे नीरज श्रीधर और यह गाना था 5 मिनट 15 सेकंड का। तीसरा गाना था बेबो जिसके गायक थे जो है अलीसा चिना, यह गाना 4 मिनट 19 सेकंड का था। और चौथा गाना था जो कम वक्त इश्क जिसके गायक वेके एवं सुनीत चौहान थे, यह गाना जो है 4 मिनट 51 सेकंड का था। फिर पांचवा गाना था क्यों जिसके गायक थे शान एवं श्रेया घोषाल, यह गाना 5 मिनट 29 सेकंड का था। फिर पांचवा गाना था ओम मंगलम पुनः जिसके गायक थे RDB एवं निंदी कौर, यह गाना 4 मिनट 35 सेकंड का था। फिर छठा गाना था लख लख इलेक्ट्रो डोल हाउस रिमिक्स, यह रिमिक्स वर्जन में था जिसके गायक थे एरिक पिल्लई, यह गाना 4 मिनट 2 सेकंड का था। फिर जो है
सातवां गाना था बेबो, जो कि क्लब मिक्स में था और इसके गायक थे किलोग्राम KG, और यह गाना 3 मिनट 38 सेकंड का था। तो इसी तरह और भी गाने थे। दोस्तों, कमबख्त इश्क देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी 5 स्टार होटल में रोड साइड ढाबे का खाना खाकर बाहर निकले हों। निर्माता साजिद नडियाडवाला ने फिल्म पर दिल खोलकर पैसा खर्च किया है। हर फ्रेम भव्य नज़र आती है। जहां 1 रुपये से काम चल सकता है, वहां उन्होंने 10 रुपये खर्च किए हैं। लेकिन कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन कमज़ोर होने के से यह धन बर्बादी नज़र आती है। दोस्तों, कमबख्त इश्क देखने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे किसी 5 स्टार होटल में रोड साइड ढाबे का खाना खाकर बाहर निकले हों। निर्माता साजिद नडियाडवाला ने फिल्म पर दिल खोलकर पैसा खर्च किया है। हर फ्रेम भव्य नज़र आती है। जहां 1 रुपये से काम चल सकता है, वहां उन्होंने 10 रुपये खर्च किए हैं। लेकिन कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन कमज़ोर होने से धन की बर्बादी नज़र आती है। दोस्तों, इस फिल्म को सिंह इज किंग या गोलमाल की श्रेणी का बताया जा रहा है, जिसमें माइंडलेस एंटरटेनमेंट था। लेकिन इन फिल्मों में हंसने की कुछ वजह थी। कमबख्त इश्क में ऐसी कोई वजह नज़र नहीं आती। दिमाग नहीं लगाया जाए फिर भी हंसी नहीं आती, मनोरंजन नहीं होता है। कहानी है 2 अरबो गरीब इंसानों की। विराज सेरेगिल अक्षय कुमार एक स्टंटमैन है। ऐसा वैसा नहीं, हॉलीवुड का। लड़कियां उसे सिर्फ सेक्स करने के लिए अच्छी लगती हैं। प्यार शादी जैसे शब्दों पर उसे भरोसा नहीं है। समरीटा और बेबो यानी करीना कपूर सर्जन बनने की कोशिशों में लगी हुई हैं। मन हुआ तो मॉडलिंग कर लेती हैं। मर्दों से उनसे नफरत है क्योंकि उसकी बहन और मां को पुरुषों ने धोखा दिया। विराज और बेबो अक्सर टकराते रहते हैं और एक दूसरे को कुत्ता कुतिया जैसे शब्दों से संबोधित करते रहते हैं। बेबो की खास सहेली कामनी यानी अमृता अरोरा विराज के भाई यानी आफ्ताब शिवदासनी से पैसा से शादी करते हैं। बेबो उनकी शादी तोड़ने के लिए सारे प्रयास करते हैं। इसी बीच एक स्टंट सीन में विराज घायल हो जाता है। बेबो उसका ऑपरेशन करती है और घड़ी उसके पेट में छोड़ देती है। बेबो को डर लगता है कि उसका करियर चौपट हो सकता है। वह विराज से प्यार का नाटक कर उसका एक बार फिर ऑपरेशन कर घड़ी निकाल लेती है। बेबो के प्यार को नाटक विराज सच मान लेता है। जब उसे असलियत मालूम होती है तो वह अमेरिकन अभिनेत्री डेनिस रिचर्ड्स से शादी करने की घोषणा करता है। इधर बेबो को महसूस होता है कि वह विराज को चाहने लगी है। शादी के मंडप में बेबो पहुंच जाती है और विराज डेनिस को छोड़ बेबो को अपना लेता है। इतनी बुरी कहानी को लिखने के लिए भी 3 लोगों यानी अवंता दत्त गुप्ता, इश्ता मल्होत्रा और शबीर खान ने मेहनत की है। इस कहानी को विस्तार देने के लिए स्क्रीन प्ले के नाम पर कुछ बेहुदा हास्य दृश्य रचे गए हैं। जावेद जाफरी का ट्रैक डाला गया है जिसका कहानी से कोई ताल्लुक नहीं है। एक सिंधी के रूप में उन्होंने जो कॉमेडी की है बहुत ही बासी लगती है। विराज और बेबो एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं, लेकिन अचानक उनके हृदय परिवर्तन के पीछे कोई ठोस कारण नजर नहीं आते हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में विराज डेनिस से शादी कर रहा होता है, जहां बेबो के पहुंचने पर वह डेनिस का साथ छोड़ बेबो का हाथ पकड़ लेता है। क्यों, क्या कारण बताए, यह निर्देशक और लेखक भी सोच नहीं पाए। उन्होंने तरकीब भिड़ाई अक्षय और डेनिस के बीच एक तरह से फिल्मा लिया जिससे दोनों बातें करते हैं। वे क्या बातें कर रहे हैं ये दर्शक नहीं सुन सकते क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक के पीछे उनकी आवाज़ छिपा दी गई है। निर्देशक शबीर खान को जो अवसर मिला है वो करोड़ों में एकाध को मिलता है। साजिद जैसा निर्माता, बॉलीवुड और हॉलीवुड के नामी कलाकार, बजट की कोई चिंता नहीं है। इतने सारे संसाधन होने के बावजूद शबीर मनोरंजक फिल्म नहीं बना सके। मध्यांतर तब फिल्म में 1-2 जगह हंसी आ सकती है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म बोर करती है। अनु मलिक का संगीत इस फिल्म का एक बड़ा माइनस पॉइंट है। एक से एक बेसुरी धुनें उन्होंने बनाई है। फिल्म में कुछ एक्शन दृश्य हैं, लेकिन चूँकि उन्हें स्टंटमैन कर रहा है और फिल्म की शूटिंग के लिए वे फिल्माए जा रहे हैं, इसलिए नकली लगते हैं। अक्षय कुमार को अब कुछ नया सोचना और करना चाहिए था। इस तरह की फिल्में लगातार करते रहेंगे तो बहुत जल्दी ही अपनी स्टार वैल्यू खो बैठेंगे। अक्षय को दर्शक कॉमेडी रोल में पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें फिल्मों के चयन के मामले से सावधानी बरतना चाहिए। करीना कपूर को ग्लैमरस लगाना था, सो वो लगी, और अमृता अरोरा को अभिनय नहीं आता, ये बात एक बार फिर साबित हो गई। बोमन ईरानी, किरण खेर जैसे कलाकारों ने छोटे छोटे रोल संभवतः पैसों की खातिर किए। सिल्वेस्टर स्टेलान, डेनिस रिचर्डन, ब्रांडन राउथ ने शायद बॉलीवुड प्रेम की खातिर यह फिल्म की।
कुल मिलाकर कमबख्त इश्क देखकर दर्शक निराशा के साथ सिनेमा हॉल छोड़ता है, क्योंकि जो अपेक्षा लेकर वह अंदर गया था वो यह पूरी फिल्म नहीं करती। कमबख्त इश्क इज द 2019 इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय सबीर खान एंड प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला। द फिल्म इज द बेस्ड ऑन 2002 तमिल फिल्म पमाल के एंड संविधान एंड द फीचर अक्षय कुमार एंड करीना कपूर इज द पिवटल रोल्स एंड along with the actors Avtash Sivadasani and Amrita Arora is the supporting roles. Hollywood actor Sylvester Stallone and Dennis Richards and Brendan Routh and Holly Valance appear in the cameo playing themselves. Originally scheduled of release in the December 2008, the film was postponed due to the expansion production work and the released on 3 July 2019. Kambakht was the commercially successful at the box office. It was the tournament hit by Box Office India. Directed by Sabir Khan, produced by Sajid Nadiadwala and screenplay by Kiran Kotaria and Abhinta Datta Gupta, Sita Mohitra and Sabir Khan. Story by Abhinta Datta Gupta and Sita Mohitra and Sabir Khan. Crazy Mohan. Based on Pamal ke Sadman and starring Akshay Kumar, Kareena Kapoor, Aftab Nandini, Amrita Arora, Binodara Singh and Kiror Kher. Music by Anu Malik and cinematography by Vikas Sivaram. Editing by Nitin Rockett and production company by Sajid Nadiadwala, Grandson Entertainment. Distributed by Rojno Entertainment. Released 3 July 2019 in India. दोस्तों, मैं ऐतराज़ मूवी को यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि इस मूवी के मालिक हमें इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वह इस मूवी से अब भी पैसा कमाना चाहते हैं। अब भाई उनकी मूवी है, वह चाहे जब तक इससे पैसा कमाए, क्योंकि वह इस मूवी को अब भी पैसे लेकर दिखा रहे हैं। तो अगर आप उनकी साइट पर जाओगे तो पहले आपको पैसा देना होगा, फिर आप इस मूवी को फुल देख सकते हो। भाई ये यूट्यूब पर कब फ्री में अपलोड होती है, भाई अगर अपडेट्स आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस मूवी से फैक्ट्स और इसकी स्टोरी, जो आपको जरूर सुननी चाहिए अगर आप इस मूवी के फैन हो तो, या फिर इस मूवी को देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐतराज़ 2004 में प्रदर्शित हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसके निर्देशक अब्बास मस्तान हैं। सुभाष घई द्वारा निर्मित इस फिल्म की पटकथा श्याम गोयल और सिराज अहमद ने लिखी है। अक्षय कुमार, करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि अमरीश पुरी, परेश रावल और अन्नू कपूर ने अन्य सहायक भूमिकाओं का निर्वहन किया है। यह तीसरी ऐसी फिल्म है जिसमें कुमार और चोपड़ा एक साथ दिखाई दिए हैं। फिल्म के लिए संगीत हिमेश रेशमिया ने रचा है और इसके गीत समीर ने लिखे हैं। दोस्तों, ये मूवी भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस मूवी की लागत थी 11 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 26 करोड़ रुपए। दोस्तों, ऐतराज़ की कहानी कुमार द्वारा अभिनीत राज मल्होत्रा के इर्द गिर्द घूमती है, जिस पर उसकी बात चोपड़ा द्वारा अभिनीत द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जाते हैं। 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई इस फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली थी। विशेषकर सोनिया राय के अभिनय के लिए चोपड़ा को काफ़ी सराहा गया था। ऐतराज़ व्यावसायिक तौर पर भी सफल रहे थे। 11 करोड़ रुपए के बजट पर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 26 करोड़ रुपए से अधिक का व्यवसाय किया था। यौन उत्पीड़न जैसे मुद्दे को उठाने के अपने साहसी कदम के कारण भी फिल्म ने काफ़ी ख्याति अर्जित की थी। ऐतराज़ को कई पुरस्कार तथा नामांकन प्राप्त हुए हैं, हालांकि उनमें से अधिकतर चोपड़ा के लिए थे। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में उन्हें 2 नामांकन प्राप्त हुए थे, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, जिसमें से बाद वाले को जीतने पर वह पुरस्कार को जीतने वाली दूसरी और अंतिम अभिनेत्री बन गई। इसके अतिरिक्त चोपड़ा ने इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ खलनायक का स्क्रीन पुरस्कार भी जीता। ऐतराज़ को 2005 के आईफा पुरस्कार समारोह में भी 10 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें से इसने 3 पर विजय प्राप्त की। तो चलिए दोस्तों, इसकी स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसकी स्टोरी शुरू होती है राज मल्होत्रा ने अक्षय कुमार एयरवाइस नामक एक दूरसंचार कंपनी में कार्य करते एक इंजीनियर है। एक जूनियर वकील प्रिया सक्सेना यानी करीना कपूर साक्षात्कार देने के लिए राज के पड़ोसी तथा मित्र अधिवक्ता राम चौटरानी यानी अन्नू कपूर के घर जाने की जगह गलती से राज के घर पहुंच जाती है। दोनों में
प्यार पड़ते हैं, शादी करते हैं और शीघ्र ही प्रिया गर्भवती हो जाती है। राज की कंपनी के चेयरमैन यानी अमरीश पुरी जब अपनी नई पत्नी सोनिया राय यानी प्रियंका चोपड़ा के साथ ऑफिस वापस आते हैं तो वह इस उम्मीद में होता है कि उसे पदोन्नत कर CEO बना दिया जाएगा। सोनिया राय को कंपनी की नई अध्यक्ष घोषित किया जाता है और अपने पद के साथ चर्चा करने के बाद वह पदोन्नतियों की घोषणा कर देती है। CEO का पद तो राज की बजाय उसके दोस्त राकेश यानी विवेक शौक को मिल जाता है, जबकि राज को निदेशक मंडल का सदस्य बना दिया जाता है। उसी रात एक पार्टी में प्रिया को राज की नई बात सोनिया राय के बारे में पता चलता है, जो इस बात पर आश्चर्यचकित रह जाती है कि सोनिया वास्तव में उम्रदराज श्रीमान राय की पत्नी है। राज और उसके सहयोगी भी सोनिया की सुंदरता और उसके पति और उसकी उम्र के अंतर के बारे में बातें करते रहते हैं। राज भी मजाक मजाक में एक बार कह देता है कि उसके आकर्षक व्यक्तित्व के कारण ही उसे इतने बड़े पद पर पदोन्नत किया गया है। इस समय तक यह भी स्पष्ट हो जाता है कि राज सोनिया से इससे पहले भी कभी मिल चुका है। एक फ्लैशबैक दृश्य में सोनिया के साथ राज का पिछला रिश्ता भी दर्शाया जाता है। 5 साल पहले राज और सोनिया, जो तब एक मॉडल थी, केप टाउन के एक समुद्र तट पर मिलते हैं। वे प्यार में पड़ जाते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। सोनिया शीघ्र ही राज के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है, जिससे राज काफ़ी खुश हो जाता है और सोनिया के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। हालांकि सोनिया इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है और राज को बताती है कि वह इस गर्भावस्था को समाप्त करने जा रही है, क्योंकि सोनिया के अनुसार उसका यह बच्चा भविष्य में और अधिक धन, प्रसिद्ध, शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के इसके इरादे में बाधा उत्पन्न कर सकता है। उनका रिश्ता तत्काल समाप्त हो जाता है। अगले दिन राकेश कंपनी के एक नए मोबाइल हैंडसेट में आए एक दोस्त के बारे में राज को बताता है। उस फोन से किसी व्यक्ति को कॉल लगाने पर वह कॉल उसके साथ साथ फोन की संपर्क सूची में संचित किसी भी यादृच्छिक व्यक्ति को लग रही थी। राज तुरंत मोबाइल का उत्पादन रोकने का निर्णय लेता है। इसके लिए उसे सोनिया की अनुमति की आवश्यकता होती है। सोनिया इस मामले पर चर्चा करने के लिए राज को अपने घर में आमंत्रित करती है, जहां वह राज से उत्तेजक बातें करने लगती है। हालांकि राज उन्हें अनदेखा करता है। इसके बाद वह और भी जोर देकर राज को लुभाने की कोशिश करते हैं, पर राज इसका विरोध करता है। जब राज वहां से जाने लगता है तो सोनिया उसकी बात न मानने पर उसे दंडित करने की धमकी देती है। अगले दिन उसे पता चलता है कि सोनिया ने अपने पति से उसकी शिकायत करते हुए कहा कि उसने सोनिया का यौन उत्पीड़न किया है। क्योंकि राज हमेशा ही सोनिया को आकर्षक कहता रहा था, इसलिए निर्दोष होने का उसका दावा अस्वीकार कर दिया गया और कंपनी उस पर त्याग पत्र देने का दबाव डालने लगी। राज चौटरानी से सहायता मांगता है, जो उसे त्याग पत्र न देने और काम पर लगातार जाते रहने की सलाह देता है। मामला न्यायालय में पहुंचता है। सोनिया और राय अपना पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता पटेल यानी प्रेस रावल को नियुक्त करते हैं। प्रारंभ में लगभग सारे साक्ष्य राज के विरुद्ध पाए जाते हैं और इस प्रकरण को व्यापक मीडिया कवरेज प्राप्त होती है। इसी समय राज का बैंक मैनेजर यानी बैंकॉक से लौटता है और उसे एक टेप देता है, जिसमें सोनिया और राज की सारी बातें दर्ज होती हैं। टेप असली साबित होती है, लेकिन इससे पहले कि चौटरानी उसे साक्ष्य के तौर पर न्यायालय में प्रस्तुत कर सके, सोनिया द्वारा प्रायोजित एक कार दुर्घटना में वह पूरी तरह घायल हो जाता है और टेप नष्ट हो जाता है। इसके बाद प्रिया न्यायालय में राज का केस लड़ने का निश्चय करती है। जब प्रिया राज से पूछती है कि आखिर उसने सोनिया के घर से अपने बैंक मैनेजर को फ़ोन क्यों लगाया था, तो तब वह याद करके बताता है कि उसने तो फ़ोन राकेश को लगाया था, लेकिन उस फ़ोन मॉडल में खराबी के कारण एक कॉल बैंक मैनेजर के पास भी चली गई थी, जिसने इसे रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद प्रिया न्यायालय में केप टाउन में राज के साथ सोनिया के पुराने रिश्ते को उजागर करती है और फिर आखिर में राकेश के वॉइसमेल को अदालत में साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करती है, यह बताते हुए कि उस दिन राज और सोनिया के बीच प्रस्ताव में क्या हुआ था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सोनिया ने पैसे, शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए राज से शादी की थी, लेकिन जब वह यौन संबंधों को निभा नहीं सका तो उसने राज के साथ अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने का प्रयास किया। फलस्वरूप राज न्यायालय से बरी हो जाता है और राज सोनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। अपराध बोध से पीड़ित और अपमानित सोनिया एक भवन से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। अंत क्रेडिट दृश्य में राज और प्रिया अपने बच्चे को चलना सिखा रहे होते हैं। यहीं पर जो है
यह स्टोरी समाप्त हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं इसके पात्र की। तो इसमें अक्षय कुमार राज मल्होत्रा का रोल निभा रहे हैं, करीना कपूर प्रियंका सक्सेना मल्होत्रा का रोल निभा रही हैं, प्रियंका चोपड़ा श्रीमती सोनिया राय का रोल निभा रही हैं, अमरीश पुरी रंजीत राय का रोल निभा रहे हैं, परेश रावल अधिवक्ता पटेल का रोल निभा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके निर्माण के बारे में। निर्देशक जोड़ी अब्बास मस्तान को इस फिल्म की प्रेरणा नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के खिलाड़ी के.बी. ब्रायट से मिली, जिस पर उसकी एक प्रशंसक द्वारा बलात्कार का आरोप लगाया गया था। उन दोनों ने समाचार पत्रों में इस यौन हमले के मामले के बारे में पढ़ते पढ़ते फिल्म की कहानी विकसित करना शुरू किया। फिल्म के असमान्य शीर्षक के बारे में उन्होंने कहा कि ऐतराज आम बोलचाल सब था और विषय के अनुकूल था। श्याम गोयल और सिराज अहमद ने फिल्म की पटकथा लिखी, जबकि हुसैन ए बरमवाल और आर वर्मन को क्रमशः फिल्म संपादन और कला निर्देशन का दायित्व दिया गया था। अक्टूबर 2003 में निर्मित सुभाष घई ने अपनी फिल्म निर्माण कंपनी मुक्ता आर्टिस्ट की 25वीं वर्षगांठ मनाते समय फिल्म की घोषणा की थी। मीडिया में आई खबरों में बताया गया था कि अक्षय कुमार, करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा को मुख्य भूमिकाएं निभाने के लिए फिल्म में शामिल किया गया था। यह बेहद सफल अंदाज 2003 और मुझसे शादी करोगी 2004 के बाद कुमार और चोपड़ा की एक साथ तीसरी फिल्म होनी थी। कुमार का चरित्र अपने कार्यस्थल पर बलात्कार का आरोप झेल रहे एक कामकाजी व्यक्ति राज का था, जबकि कपूर को उसकी सहायक पत्नी को चित्रित करना था, जो उसकी रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। निर्देशकों के अनुसार उन्होंने कुमार को काफी अलग चरित्र में डाला था। इससे पहले कुमार आमतौर पर एक्शन भूमिकाएं ही निभाते रहे थे और वे चाहते थे कि कुमार अपने चरित्र को हल्के मिले। अब्बास मस्तान, जिनकी फिल्मों की पहचान उनकी स्टाइलिश थ्रिलर कहानियों और मनोरंजन खलनायकों से होती है, ने चोपड़ा को उनकी पहली नकारात्मक भूमिका में डाला। चोपड़ा ने एक ऐसी महिला की भूमिका निभानी थी जो अपनी से उम्र 2 गुना से भी ज्यादा बड़े व्यक्ति यानी अमरीश पुरी द्वारा अभिनीत से विवाहित है और बदला लेने के लिए अपने पूर्व प्रेमी यानी कुमार पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाती है। यौन उत्पीड़न जैसे विवादास्पद विषय पर आधारित होने के कारण चोपड़ा इस तरह के बोल्ड चरित्र को निभाने को लेकर आशंकित की थी, लेकिन अब्बास मस्तान और सुभाष घई के आश्वस्त करने पर उन्होंने यह भूमिका स्वीकार कर ली। निर्देशक जोड़ी ने पहले इन्हें 2002 की थ्रिलर हमराज में भी मुख्य भूमिका की पेशकश की थी, जिसे तब वह स्वीकार नहीं कर सकी थी। कुमार ने अपने चरित्र को यथार्थवादी और एक नए युग के मेट्रोसेक्सुअल व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है। अभिनेता के खुलासा किया कि उन्होंने अपने चरित्र की ताकत और कमजोरियों का आनंद लिया और कहा कि वह अपनी भावनाओं को दिखाने से डरता नहीं है और न ही परिस्थिति के कारण खुद को शक्तिहीन समझता है। कुछ ने आगे कहा, मेरे चरित्र से एक शांत गर्मा और वीरता जुड़ी हुई है। वह प्रशंसा के लिए नहीं लड़ता, वह लड़ता है तो प्रतिबद्धता के लिए। ट्रिब्यून इंडियन के साथ एक साक्षात्कार में कपूर ने टिप्पणी की कि भारतीय महिलाएं उनके चरित्र को अपने समान पाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी चरित्र संकट और असहायता के हर क्षण में राज के साथ खड़ी है। हर भारतीय महिला की तरह चोपड़ा ने अपनी चरित्र सोनिया को आकर्षक और ध्यान केंद्रित बताया। उन्होंने टिप्पणी की कि उनका दर्शन यह है कि उसे किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्यों को हासिल करना है। वह एक ही बात जानती है कि उसकी इच्छाओं और खुद उसके बीच कुछ भी नहीं आ सकता। अपने रूढ़िवादी पालन पोषण के कारण चोपड़ा अपनी पुरुष बदलने वाली भूमिका में मुश्किल से पहचान कर पाए हैं। एक बेहद नकारात्मक चरित्र निभाना उनके लिए एक चुनौती साबित हुआ और उनके लिए उन्हें प्रत्येक दृश्य से पहले लगभग 1 घंटा खुद को मानसिक रूप से तैयार करने में लगता था। मनीष मल्होत्रा और विक्रम फडणवीस ने फिल्म के लिए वेशभूषाएं तैयार की और छायांकन का काम रवि यादव द्वारा संभाला गया था। फिल्म मुख्य रूप से केप टाउन, गोवा, पुणे और मुंबई में फिल्माई गई थी। उसी समय 4 अन्य फिल्मों में भी काम कर रही चोपड़ा ने खुलासा किया कि उनके व्यस्त कार्यक्रम के कारण अन्य फिल्मों के निर्माताओं को अपना सेट फिल्मिस्तान स्टूडियो में ले जाना पड़ा था, जहां ऐतराज का फिल्मांकन चल रहा था। यौन उत्पीड़न वाले दृश्य के फिल्मांकन के दौरान वह खूब रोई थी। निर्देशकों को कई घंटों तक उन्हें याद दिलाना पड़ा था कि यह केवल एक किरदार था और आगे का फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया। शीर्षक गीत ऐतराज आई वांट टू मेक लव
टू यू की पूरे संगीत वीडियो कुमार और चोपड़ा के साथ स्टैड कैम द्वारा ही एक टेक में फिल्माई गई थी। सलीम सुलेमान ने फिल्म का पार्श्व संगीत रचा था। चलिए बात करते हैं हम संगीत के बारे में। यह संगीत जारी होता है 24 सितंबर 2004 को और संगीत शैली थी बॉलीवुड संगीत। दोस्तों, ऐतराज फिल्म में संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया था तथा इसके गीत समीर ने लिखे थे। फिल्म की संगीत एल्बम 24 सितंबर 2004 को सोनी म्यूजिक द्वारा जारी की गई थी और इसमें कुल 15 गाने थे, 7 मूल तथा 8 रिमिक्स। उदित नारायण, अलका याग्निक, सुनीत चौहान, अदनान समी, के तथा अलीशा चिनाई समेत कई गायकों ने फिल्म के लिए गीत गाए थे। एल्बम को आमतौर पर समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली थी, जिन्होंने इसके गीतों के बोलों की और गायन की प्रशंसा की थी। प्लेनेटो बॉलीवुड की ओर से समीक्षा करते हुए अबिद ने एल्बम को अच्छी एल्बम कहते हुए 10 में से 7 अंक दिए। बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर जुटेजा ने एल्बम को 5 में से 3 अंक दिए और आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू गीत के तीनों संस्करणों की प्रशंसा करते हुए लिखा, सुनीत चौहान इस अद्भुत रूप से रचित गीत में उत्कृष्ट हैं, जो गीत और संगीत की गहनता से सभी को चौंका देता है। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ वहाँ 2 या 3 औसत गीतों के अतिरिक्त ऐतराज के अधिकतर गीत आपको व्यस्त रखते हैं। ग्लैम सैम के रौनक कोटेचा ने हालांकि इसे आवश्यकता आधारित बताया और लिखा कि एल्बम से हिमेश का सुखद और मोहक संगीत गायब है और कोई भी गीत तब तक अपनी सराहना नहीं प्राप्त कर सकता जब तक कि वह आप उन्हें स्वयं ऐसा करने नहीं देते। फिल्म के गीत भारत में कई संगीत चार्टों में शीर्ष पर रहे थे। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार लगभग 14 लाख बिक्रियों के साथ ऐतराज उस वर्ष की सर्वाधिक बिकने वाला संगीत था। तो चलिए बात करते हैं रिलीज और विपणन के बारे में। फिल्म का पहला पोस्टर, जिनकी टैगलाइन थी महिलाओं की दुनिया में आप या तो उनके नियमों से खेलते हैं या फिर समीक्षकों द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने में सफल रहा था। फिल्म के ट्रेलरों को भी इसी प्रकार अच्छी समीक्षाएं मिली। अक्टूबर 2004 के फिल्म का एक विशेष फुटेज व्यापार विशेषज्ञों और समीक्षकों को दिखाया गया था, जिसमें फिल्म के बारे में एक सकारात्मक माहौल तैयार हुआ। फिल्म के ट्रेलर तथा संगीत ने भी इसके विपणन में सहायता की थी। 11 करोड़ रुपए के बजट पर बनी यह फिल्म 12 नवंबर 2004 को दिवाली और शो के सप्ताहांत के दौरान 375 पदों में जारी किया गया था। यह 3 अन्य प्रमुख फिल्मों के साथ रिलीज हुई थी। बेरजारा, मुगल आजम का रंगीन संस्करण और नाच फिल्म को महानगरों के सिनेमा घरों में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी और साथ ही अन्य स्थानों पर भी ठीक ठाक प्रतिक्रियाएं मिली थी। यश चोपड़ा की बेरजारा के बाद ऐतराज उस सप्ताह की दूसरी सबसे ज्यादा प्रचलित रिलीज थी। फिल्म को DVD पर 6 सितंबर 2004 को एक PAL प्रारूप की एक एकल डिस्क में सभी क्षेत्रों में जारी किया गया। समारोह एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित इस DVD में एक मेकिंग ऑफ द फिल्म सेगमेंट और एक फोटो गैलरी भी शामिल थी। DVD के साथ फिल्म का BCD संस्करण भी जारी किया गया था। ऐतराज के विशेष प्रसारण आधिकारिक जी नेटवर्क ने खरीदे थे और फिर 30 अक्टूबर 2005 को जी सिनेमा पर इस फिल्म का भारतीय टेलीविजन प्रीमियर हुआ था। ऐतराज को कन्नड़ में श्रीमती नाम से पुनर्निर्मित किया गया था। 2011 में रिलीज हुए इस कन्नड़ संस्करण में उपेंद्र, प्रियंका त्रिवेदी और सेलिना जेटली ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। तो चलिए बात करते हैं इसकी कमाई और बॉक्स ऑफिस के बारे में। दोस्तों, ऐतराज ने भारत में कुल 22.74 करोड़ रुपए तथा विदेशों में 7.35 लाख अमेरिकी डॉलर लगभग 3.3 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जिससे इसकी कुल वैश्विक कमाई लगभग 26 करोड़ रुपए रही थी। अपनी कुल कमाई के आधार पर यह 2004 की 11वीं सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। बजट तथा विपणन इत्यादि में हुए अन्य खर्चों को निकाल देने पर फिल्म की सकल आय लगभग 15.57 करोड़ रुपए रही थी। 11 करोड़ रुपए के बजट पर बनी इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा एवरेज घोषित किया गया था। भारत में कुल 375 पर्दों पर रिलीज हुई ऐतराज ने अपने प्रदर्शन के प्रथम दिन कुल 1.18 करोड़ रुपए का व्यापार किया था। अगले 2 दिन में 3.28 करोड़ की अतिरिक्त कमाई के साथ प्रथम सप्ताहांत में फिल्म का कुल संग्रह 4.46 करोड़ रुपए रहा था। अगले 4 दिनों में फिल्म ने फिर 3.2 करोड़ रुपए कमाए थे।
जिसमें प्रथम सप्ताह पूर्ण होने पर भारत में इसकी कमाई 7.66 करोड़ रुपए रही थी। फिल्म भारत में कुल 11 सप्ताहों तक प्रदर्शित हुई और इसने अपने दूसरे सप्ताह में 3.964 करोड़ की तथा तीसरे में 1.78 करोड़ की तथा चौथे में 1.14 करोड़ की, पाँचवें में 50 लाख की और छठे में 24 लाख की, सातवें में 133.5 लाख की और आठवें में 8.4 लाख की, नवें में 4.5 लाख की और 10वें दिन में 2 लाख की और 11वें सप्ताहांत में 1 लाख की कमाई की थी। विदेशी बाजारों में इस फिल्म ने अपने प्रथम सप्ताहांत में संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम और अन्य विदेशी बाजारों में लगभग 2.4 लाख डॉलर इकट्ठा किए। इस 3 दिनों में फिल्म ने यूनाइटेड किंगडम में 5500 पाउंड और उत्तरी अमेरिका में 70,000 डॉलर की कमाई की थी। अपने पहले सप्ताहांत के अंत तक यह सभी विदेशी बाजारों में 3.5 लाख डॉलर के आसपास एकत्र कर चुकी थी। इसके बाद फिल्म ने विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम में अच्छा प्रदर्शन करते हुए वहां लगभग 2.4 लाख पाउंड की कमाई की और कर ली। इसके अतिरिक्त फिल्म ने उत्तरी अमेरिका से भी लगभग 1.4 लाख डॉलर कमाए। इस प्रकार विदेशों में इसका कुल संग्रह 7.3 लाख अमेरिकी डॉलर रहा था। ऐतराज को आमतौर पर समीक्षकों ने सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली थी। उन्होंने इसे निर्देशन, संगीत और कलाकारों के अभिनय, खासकर प्रियंका चोपड़ा की प्रशंसा की। यौन उत्पीड़न जैसे मुद्दे को उठाने के कारण इस फिल्म को सराहा गया। कई समीक्षकों ने यह भी महसूस किया कि फिल्म का प्रेमिस 1994 की अमेरिकी फिल्म डिस्क्लोजर के समान था। BBC के लिए लिखते हुए समीक्षक जय ममतोरा ने फिल्म की थीम, संगीत और कलाकारों के अभिनय की सराहना की और टिप्पणी की कि अब्बास मस्तान ने पूरी अवधारणा का भारतीयकरण करने में अच्छा काम किया है। उन्होंने इसे बहु रोमांचक और आकर्षक ड्रामा के रूप में वर्णित किया है जो दर्शकों को अपनी सीटों पर पकड़ कर रखता है। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 3.5 अंक देते हुए इसे एक अच्छी तरह से तैयार थ्रिलर कहा है और फिल्म के नाटकीय क्षणों के लिए एवं एक ऐसी थीम पर फिल्म बनाने के लिए निर्देशकों की प्रशंसा की जिसे अब तक भारतीय सिनेमा घरों पर किसी ने छुआ तक नहीं था। ममतोरा की ही तरह आदर्श ने भी माना कि यह फिल्म पूरी तरह से प्रियंका चोपड़ा से संबंध थी और चरित्र की उनकी समझ से वह काफ़ी प्रभावित हुए थे। उन्होंने लिखा कि वह एक विशेषज्ञ की तरह भूमिका के भीतर अपना रास्ता बना लेती हैं और दर्शकों की सारी गणना ऐसे अपनी तरफ खींच लेती है जैसे एक चुंबक लोहे के टुकड़े को इकट्ठा करता है। चोपड़ा के साथ साथ उन्होंने करीना कपूर और अक्षय कुमार के अभिनय की भी सराहना की। Reddit.com की PTCN ने आम जनता के प्रति फिल्म की अपील की सराहना की और इसकी विषय वस्तु को साधारण घटनाओं से कुछ अलग पाया। उन्होंने संगीत और कोरियोग्राफ की प्रशंसा की। इंडिया टुडे के लिए लिखते हुए फिल्म आलोचक अनुपमा चोपड़ा ने चोपड़ा के प्रभावशाली अभिनय की सराहना करते हुए फिल्म को एक अच्छा टाइम पास करार दिया था। द हिंदू सुदेश कामत ने टिप्पणी की कि हालांकि फिल्म का पहला भाग सही गति से चलता है परंतु दूसरा भाग समय पूरा होने करने के लिए जबरदस्ती डाले गए गानों और कहानी के मोड़ों के कारण ढीला रहता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह फिल्म अपने शानदार उत्पादन, कुछ मज़ेदार संवादों, ग्लैम्स और क्वेश्चन और स्टार अपील के साथ पारंगत थी। समीक्षक सुभाष के झा ने फिल्म को 5 में से 2 अंक देते हुए इसकी डिस्नी डिग्रेशन और पेरिफेरल सबप्लॉट की आलोचना की थी। हालांकि वह फिल्म के न्यायालय वाले दृश्य से प्रभावित हुए थे जिसे उन्होंने शानदार माना। उन्होंने चोपड़ा के प्रदर्शन को भी विजयी पाया और टिप्पणी की कि एक सितारा पैदा हुआ है, एक हिंसक उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त करने हेतु इच्छुक मोहक के तौर पर जो जीवन के प्रति अपनी वासना को तृप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। प्रियंका चोपड़ा इस तरह के दृश्य को ऐसे निभाती हैं जैसे पहले कभी किसी ने नहीं निभाया है। झा का मानना था कि करीना को गैर ग्लैमरस भूमिका में लेना थोड़ा अजीब था, लेकिन क्लाइमैक्स के न्यायालय अनुक्रम में वह पूरी तरह चरित्र में आ जाती है। एक भावना को टाइम ऑफ इंडिया ने लिखी अपनी समीक्षा में जितेश पिल्लाई ने भी दोहराई। पिल्लाई ने फिल्म को 5 में से 3 अंक दिए और कहा कि ये नाटक नहीं है जिसके लिए निर्देशक प्रयास कर रहे हैं, परंतु फिर भी फिल्म अपना काम कर लेती है।
दोस्तों आज हम बात करेंगे ऋतिक रोशन की फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे के बारे में। इस वीडियो में आपको पता चलेगा इस मूवी से रिलेटेड बहुत सारे अननोन फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मुझसे दोस्ती करोगे 2002 की कुणाल कोहली द्वारा निर्देशित हिंदी भाषा की फिल्म है। यह ऋतिक रोशन, रानी मुखर्जी और करीना कपूर द्वारा चित्रित किए गए 3 दोस्तों के प्रेम के त्रिकोण के बारे में बताता है। इसके निर्देशक हैं कुणाल कोहली, इसके निर्माता हैं यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा। इसमें अभिनेता हैं ऋतिक रोशन, रानी मुखर्जी, सतीश शाह, करीना कपूर, उदय चोपड़ा और हिमानी शिवप्री और किरण कुमार। इसमें संगीत दिया है राहुल शर्मा ने। इसके वितरक हैं यश राज फिल्म्स। यह 9 अगस्त 2002 को रिलीज हुई थी। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो चलिए बात करते हैं इसकी स्टोरी की। राज खन्ना यानी ऋतिक रोशन, पूजा साहनी यानी रानी मुखर्जी और टीना कपूर यानी करीना कपूर बचपन के दोस्त हैं। जबकि राज हमेशा जीवंत और सुंदर टीना की ओर आकर्षित रहा है। वह पूरी तरह से उसके लिए पूजा के प्यार के बारे में अनजान है। राज के पिता यानी किरण कुमार ने अपने परिवार के साथ एक नई नौकरी के लिए इंग्लैंड जाने का फैसला किया। जाने से पहले राज ने टीना को ईमेल के माध्यम से उससे मिलने का वादा किया। टीना लोकप्रिय लड़की है और जल्द ही अन्य चीज़ों में व्यस्त हो जाती है, इसलिए पूजा टीना के नाम से राज को लिखती है ताकि टीना अपना वादा पूरा कर सकें। राज और पूजा में कई चीज़ें समान हैं और उनके ईमेल एक दूसरे के करीब लाते हैं। 1 दशक बाद राज एक छुट्टी के लिए भारत लौट आता है। जब तक वह जिस लड़की को लिख रहा था उससे प्यार करता है और मानता है कि वह उसे पहली नज़र में पहचान सकता है। जब तीनों अनंत में मिलते हैं तो पूजा को पूरी तरह अनदेखा कर देता है और टीना के साथ प्यार में हो जाता है। टीना प्रारंभ में अनिश्चित होती है, लेकिन वह धीरे धीरे उससे आकर्षित हो जाती है। हालांकि अपनी छुट्टियों के 2 सप्ताह के दौरान वह ध्यान देता है कि वास्तविक टीना ईमेल की टीना से पूरी तरह से अलग है। वह पूजा के साथ दोस्ती भी शुरू करता है और अपने समान दिलचस्पी से प्रभावित होता है, लेकिन वह महसूस किए बिना ही वह वास्तव में वो ही है जिससे वो प्यार करता है। वह लंदन लौट आता है जहां पूजा संयोग से साक्षात्कार के लिए आती है। राज एक चर्च में जाता है जहां वह अक्सर जाया करता है। वहां उसे पूजा मिलती है और वही गीत गुनगुना रही होती है जो उसे पसंद होता है। उसे पता चलता है कि पूजा वही हो जो उन सभी वर्षों में उसे लिख रही थी, क्योंकि उसने उस चर्च और गीत के बारे में ईमेल में जानकारी साझा की थी। वह एक दूसरे के लिए अपने प्यार की खोज करते हैं और शादी करने का फैसला करते हैं। भारत में वापस टीना के पिता यानी सचिन खेडेकर अचानक मर जाते हैं, जिससे दुनिया में टीना अकेले अनाथ हो जाती है और उसकी आखिरी इच्छा यह थी कि टीना राज से शादी करेगी, जिसे उन्होंने राज के पिता को व्यक्त किया था। यह जानकर कि टीना को भी राज पसंद है और वह अब अकेली है। पूजा राज से शादी करने से इनकार करती है क्योंकि वह टीना के दिल को तोड़ना नहीं चाहती। राज के माता पिता भी विवाह से सहमत हैं। वह लोग लंदन में विकसित राज और पूजा के बीच संबंधों से अनजान हैं। राज अपने माता पिता को सच कहने पर जोर देता है, लेकिन पूजा उसे रोक देती है। वह कसम खाता है कि अगर पूजा उसी दिन किसी और से शादी करे तो वह केवल तभी टीना से शादी करेगा। रोहन वर्मा यानी उदय चोपड़ा राज का मित्र है जो हमेशा से पूजा की ओर आकर्षित रहा है। पूजा जिस दिन राज और टीना की शादी है उसी दिन उससे शादी करने को राजी होती है। विवाह के दिन टीना को पता चलता है कि राज वास्तव में पूजा से प्यार करता है। फिल्म पूजा और राज की शादी के साथ ख़त्म हो जाती है। अगर बात करें कलाकार की तो इसमें ऋतिक रोशन राज खन्ना का रोल निभा रहे हैं, रानी मुखर्जी पूजा साहनी का रोल निभा रही हैं, करीना कपूर टीना का रोल निभा रही हैं। तो चलिए बात करते हैं संगीत की। संगीत राहुल शर्मा द्वारा दिया गया है और बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं। इसमें पहला सॉन्ग था अनदेखी अनजानी, जिसके गायक थे लता मंगेशकर और उदित नारायण। दूसरा सॉन्ग था जाने दिल में, जिसे गाया था लता मंगेशकर और सोनू निगम। तीसरा सॉन्ग था जाने दिल में 2, जिसे गाया था लता मंगेशकर और सोनू निगम ने। चौथा सॉन्ग था मुझसे दोस्ती करोगे, जिसे गाया था आशा भोसले, उदित नारायण और अलका याग्निक ने। छठा सॉन्ग था ओ माय डार्लिंग, जिसे गाया था अली सचिनाय और सोनू निगम ने। और 7वां सॉन्ग था सांवली से एक लड़की, जिसे गाया था उदित नारायण ने। 8वां सॉन्ग था मेंडली, जिसे गाया था लता मंगेशकर और उदित नारायण और सोनू निगम ने। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस तो ये सुनकर ही बावरे हो गए कि उनके दोनों फेवरेट स्टार एक ही फिल्म में थे। अब उन्हें कहानी या गाने से कोई मतलब नहीं था। उनकी तबीयत बिग स्क्रीन पर दोनों एक्शन स्टार्स को एक साथ देखकर ही हरी हो गई थी। ऋतिक और टाइगर के फैंस का मजा दोगुना इसलिए भी हो गया कि जिस अंदाज में वे अपने फेवरेट स्टार को देखना चाहते थे, यानी कि हड्डी तोड़ एक्शन और जबरदस्त डांस, वैसे ही ऋतिक और टाइगर वार फिल्म में नजर आए थे। ऋतिक को टाइगर अपना आदर्श मानते हैं और वे इस बात पर फूले नहीं समा रहे हैं कि ऋतिक के साथ उन्हें स्क्रीन शेयर करने को मिल रही है।
वैसे फिल्म में मज़ेदार ऋतिक को जोरदार टक्कर देते नजर आएंगे। फिल्म के ट्रेलर ने खासा हंगामा मचा दिया है और इस बात को छोड़ भी दिया जाए कि फिल्म कितना कलेक्शन करेगी, लेकिन यह बात तो तय है कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ रहेंगे। ट्रेलर देखकर कहानी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वैसे भी एक्शन फिल्मों की कहानी सरल और सीधी होती है, एक्शन ही इसे मसालेदार बनाता है। टाइगर श्रॉफ के किरदार का नाम खालिद और ऋतिक रोशन के किरदार का नाम कबीर है। खालिद एक भारतीय सैनिक है जिसे कबीर को ख़त्म करने का जिम्मा दिया गया है। कबीर भी पहले सैनिक था लेकिन अब विद्रोही बन गया है। मज़ेदार बात यह है कि खालिद को संवारने का काम कबीर ने ही किया था। अब इन दोनों के बीच युद्ध है, कौन किस पर भारी पड़ा है यह तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। फिल्म में एक हीरोइन भी है, वाणी कपूर। कहने वाले कह रहे हैं कि वाणी को साइन कर फिल्म निर्माताओं ने पैसे बचा लिए। कोई नामी गिरामी हीरोइन रखते तो बात कुछ और ही होती। वैसे भी ऋतिक टाइगर के होते हुए हीरोइन के लिए बचता ही क्या है। फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद का कहना है, जब आप भारत के दो बड़े और बेहतरीन एक्शन सुपरस्टार को एक फिल्म में लाते हैं और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं तो आपको ऐसे शीर्षक की ज़रूरत होती है जो एक बड़े प्रदर्शन के वादे को सही ठहराए। ऋतिक और टाइगर एक दूसरे को बेरहमी से पीटते हुए नजर आएंगे और दर्शक देखना चाहेंगे कि इस अविश्वसनीय लड़ाई में कौन किसको पछाड़ता है। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ एक साथ फिल्म में हो तो आप क्या उम्मीद करेंगे? खूब सारा एक्शन और फिल्म में बढ़िया वाला डांस। सिद्धार्थ आनंद टाइगर और ऋतिक को एक साथ लेकर एक एक्शन फिल्म बनाई है जिसका नाम है वार। सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म में ऋतिक और टाइगर का अच्छा इस्तेमाल किया है। ऋतिक रोशन जहां कमाल के लगे हैं वहीं टाइगर भी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। फिल्म के एक्शन सीन पर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। वार की कहानी कबीर यानी ऋतिक रोशन और खालिद यानी टाइगर श्रॉफ की है। टाइगर शिष्य होते हैं वहीं ऋतिक उनके गुरु होते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है कि गुरु और शिष्य आमने सामने आते हैं और फिर शुरू होता है एक्शन। खूबसूरत दृश्य में एक्शन के ट्विस्ट और सरप्राइजेशन आपको चौंकाएंगे और हैरान भी करेंगे। ऋतिक रोशन फिल्म वार की जान है। उसका साल्ट एंड पेपर लुक और एक्शन आपको हैरान कर देगा। टाइगर श्रॉफ ने भी ऋतिक को टक्कर देने के लिए अपनी जान लगा दी है। वाणी कपूर का रोल छोटा है लेकिन उन्हें जितना काम दिया गया है वो बेहतरीन है। वो फिल्म में काफ़ी ग्लैमरस अवतार में नजर आ रही हैं। सिद्धार्थ आनंद इससे पहले ऋतिक रोशन को लेकर बैंग बैंग बना चुके हैं। इसके अलावा सलाम नमस्ते और बचना ये हसीनों जैसी फिल्में भी बनाई है। वार में भी डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद खरे उतरते हैं। वो फिल्म वार में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का बाखूबी इस्तेमाल करते हैं। फिल्म के गाने पहले ही हिट हो चुके हैं। ओवरऑल म्यूजिक भी अच्छा है। एक्शन सीन तो कमाल के बने हैं। यह फिल्म आपको निराश नहीं करेगी और आपको ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपके पैसे वेस्ट हुए हैं। इंडिया टीवी इस फिल्म को दे रहा है 5 में से 3 स्टार। जब वार फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो ज़्यादातर लोग इससे निराश नजर आए। वजह यह थी कि फिल्म के ट्रेलर वीडियो में एक्शन सीन की भरमार कर दी गई थी और रिलेवेंसी के नाम पर ट्रेलर 0 सन्नाटा था। अच्छी बात यह है कि फिल्म के मामले में ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ये जरूरी बात जिसके लिए आप कोई भी फिल्म रिव्यू देखना चाहते हैं। फिल्म देखने लायक है और यदि आप टिकट खरीदते हैं तो आपके पैसे और वक्त बर्बाद नहीं होगा। अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको फिल्म क्यों देखनी चाहिए और आपको इसमें क्या चीज़ें अलग देखने को मिलेंगी। फिल्म के बारे में एक खास बात जो ज़्यादातर लोगों के ट्रेलर देखने के दौरान मिस की वो ये है कि फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, ये सस्पेंस, थ्रिलर और मिस्ट्री भी है जिसे आप आखिरी तक सुलझाने की कोशिश करते रहेंगे और राज आखिरकार क्लाइमैक्स से ठीक पहले आकर खुलता है। जो सवाल आपको फिल्म में लगातार इंगेज किए रहते हैं वो ये हैं। नंबर 1, वार आखिर किस किस के बीच हो रहा है। नंबर 2, फिल्म के आखिरी में कौन जीतने वाला है। नंबर 3, विलेन ऋतिक और टाइगर में से एक है या कोई और। नंबर 4, क्या ऋतिक के किरदार की मौत हो जाएगी। फिल्म किसी रोलर कोस्ट राइड की तरह है जिसमें इमोशंस हैं और एक्शन भी, थ्रिलर है और सस्पेंस भी, म्यूजिक, मस्ती है और पहेलियाँ भी। फिल्म खुद को स्टाइलिश करने में वक्त नहीं लगाती और पहले ही सीन के साथ कहानी का एंगल आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है। मज़ेदार बात यह है कि जब आप विलन को पकड़ने के लिए एक दिशा में सोच रहे होते हैं तभी फिल्म आपको दूसरा एंगल पकड़ाकर हैरान कर देती है। आइए जानते हैं क्या है कहानी। भारतीय सेना के स्पेशल मिशन हैंडल करने वाले मेजर कबीर लूथरा यानी ऋतिक रोशन भारतीय सेना से गद्दारी करके बागी हो गए हैं।
कबीर फरार है और अब भारत के लिए ही खतरा बन चुके हैं। ऐसे में सेना खलिद खान यानी टाइगर श्रॉफ को कर्नल लूथरा यानी आशुतोष राणा ये जिम्मेदारी देते हैं कि वह कबीर को ढूंढ निकाले और उसे ख़त्म कर दे। खालिद को मेजर कबीर ने ही ट्रेनिंग दी और दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। खालिद के पिता एक आतंकवादी थे और यही वजह थी कि कबीर ने उसे अपनी टीम में लेने से पहले 1000 बार सोचा था। हालांकि खालिद कबीर का भरोसा जीत पाने में कामयाब रहा और उसने कबीर की टीम में जगह बना ली। जब अब खालिद के पास कबीर को ही जान से मारने के आर्डर्स हैं तो ये सवाल लगातार आपके दिमाग में घूम रहा है कि देश के लिए जान भी दे सकने वाला कबीर आखिर अचानक बिना किसी वजह बागी क्यों हो गया। कबीर के बागी हो जाने की वजह क्या है? वह क्यों अचानक अपने ही देश का दुश्मन बन गया? क्या टाइगर श्रॉफ ये वार जीतने वाले हैं या ऋतिक रोशन? कहानी का असली विलन कौन है? इसी तरह के तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आइए बात करते हैं फिल्म से जुड़ी बाकी जरूरी चीज़ें। बात करते हैं स्क्रिप्ट की। फिल्म की स्क्रिप्ट काफ़ी टाइट और खूबसूरती के साथ लिखी गई है, हर किरदार को जस्टिफाई करता है और आप कंफ्यूज नहीं होते हैं। सिद्धार्थ आनंद और आदित्य चोपड़ा ने दर्शकों को उस हालत में ला दिया है जहां आइसक्रीम बेचने वाला आपके हाथ में एक कोन पकड़ाकर दूसरा छीन लेता है और बाद में वही कोन दोबारा आपके हाथ में आ जाता है। आप आखिरी तक आइसक्रीम का वेट करते हैं और जब आइसक्रीम आपके हाथ में आती है तो वो खुशी कमाल की होती है। बात करते हैं म्यूजिक की। फिल्म में सिर्फ 2 गाने हैं लेकिन उनकी कंपोजिशन और लिरिक्स आपका मनोरंजन करने के लिए पर्याप्त रूप से दमदार है। विशाल शेखर ने जय जय शिव शंकर में कमाल कर दिया है और बाकी का खेल कैमरा वर्क और ऋतिक टाइगर के डांस मूव ने जीत लिया है। डैनियल विजार्ज का दिया बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया है। आप सिचुएशन के हिसाब से बीट्स और इमोशन के उतार चढ़ाव को मिस नहीं करते हैं। कुल मिलाकर तकरीबन 200 करोड़ के बजट से बनी फिल्म वार एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने हवा, समंदर और बर्फ में फिल्माए गए सीन में अपना हुनर दिखाया है। फिल्म एक अलग लेवल का एक्शन दिखाती है और जहां तक बात है वाणी कपूर के किरदार की तो वो भी बहुत कम वक्त के लिए स्क्रीन पर आते हैं, लेकिन उन्हें जितना भी काम दिया गया है वो उन्होंने बखूबी निभाया है। दोस्तों, अगर आप कमबख्त इश्क मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं भाई, मैं ये मूवी यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि इस मूवी के मालिक हमें इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वह इसे अब भी पैसा लेकर दिखा रहे हैं। अगर आप उनकी साइट पर जाओगे तो पहले आपको पैसा देना पड़ेगा, फिर आप ये फुल मूवी देख पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी आपको ज़रूर सुननी चाहिए अगर आप इस मूवी के फैन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कमबख्त इश्क शब्बीर खान द्वारा निर्देशित और सजिद नडियाडवाला द्वारा निर्मित बॉलीवुड रोमांटिक हास्य फिल्म है। यह फिल्म 2002 की तमिल फिल्म पम्मल के सदम्बन पर आधारित है। फिल्म में मुख्य अभिनय कलाकार अक्षय कुमार और करीना कपूर हैं एवं सहायक भूमिका में अमिताभ, शिवदेशनी और अमृता अरोड़ा हैं। हॉलीवुड अभिनेता सिल्वेस्टर स्टैलोन, डेनिस रिचर्ड्स, ब्रैडन रूथ और होली वायलेंस कैमियो भूमिका में स्वयं रूप में हैं। फिल्म दिसंबर 2008 में जारी की गई थी। कार्य में विस्तार के कारण फिल्म को जारी करना स्थगित किया गया था और फिल्म 3 जुलाई 2009 को प्रदर्शित हुई थी। दोस्तों, ये मूवी है 135 मिनट की। ये भारत में रिलीज हुई थी हिंदी भाषा में। इसकी लागत थी 600 मिलियन और इसकी कमाई की थी 842 मिलियन। तो चलिए अब इसकी कहानी के बारे में जान लेते। दोस्तों, कमबख्त इश्क देखने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे किसी 5 स्टार होटल में रोड साइड ढाबे का खाना खाकर बाहर निकले हों। निर्माता साजिद नडियाडवाला ने फिल्म पर दिल खोलकर पैसा खर्च किया है। हर फ्रेम भव्य नजर आती है। जहां 1 रुपये से काम चल सकता है वहां उन्होंने 10 रुपये खर्च किए हैं। लेकिन कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन कमजोर होने से धन की बर्बादी नजर आती है। दोस्तों, इस फिल्म को सिंह इस किंग या गोलमाल की श्रेणी का बताया जा रहा है जिसमें माइंडलेस एंटरटेनमेंट था, लेकिन इन फिल्मों में हंसने की कुछ वजह थी। कमबख्त इश्क में ऐसी कोई वजह नज़र नहीं आती। दिमाग नहीं लगाया जाए फिर भी हंसी नहीं आती, मनोरंजन नहीं होता है। कहानी है 2 अरीबो गरीब इंसानों की। विराज सेरेगिल ने अक्षय कुमार एक स्टंटमैन है। ऐसा वैसा नहीं हॉलीवुड का। लड़कियां उसे सिर्फ सेक्स करने के लिए अच्छी लगती हैं। प्यार शादी जैसे शब्दों पर उसे भरोसा नहीं है। समरीटा उर्फ बेबो यानी करीना कपूर सर्जन बनने की कोशिशों में लगी हुई हैं।
मन हुआ तो मॉडलिंग कर लेती हैं। मर्दों से उनसे नफरत है क्योंकि उसकी बहन और माँ को पुरुषों ने धोखा दिया। विराज और बेबो अक्सर टकराते रहते हैं और एक दूसरे को कुत्ता कुतिया जैसे शब्दों से संबोधित करते रहते हैं। बेबो की खास सहेली कामनी यानी अमृता अरोरा विराज के भाई यानी आफ्ताब शिव से शादी करते हैं। बेबो उनकी शादी तोड़ने के लिए सारे प्रयास करते हैं। इसी बीच एक स्टंट सीन में विराज घायल हो जाता है। बेबो उसका ऑपरेशन करती है और घड़ी उसके पेट में छोड़ देती है। बेबो को डर लगता है कि उसका करियर चौपट हो सकता है। वह विराज से प्यार का नाटक कर उसका एक बार फिर ऑपरेशन कर घड़ी निकाल लेती है। बेबो के प्यार को नाटक विराज सच मान लेता है। जब उसे असलियत मालूम होती है तो वह अमेरिकन अभिनेत्री डेनिस रिचर्ड्स से शादी करने की घोषणा करता है। इधर बेबो को महसूस होता है कि वह विराज को चाहने लगी है। शादी के मंडप में बेबो पहुंच जाती है और विराज डेनिस को छोड़ बेबो को अपना लेता है। इतनी बुरी कहानी को लिखने के लिए भी 3 लोगों यानी अवंता दत्त गुप्ता, इश्ता मल्होत्रा और शबीर खान ने मेहनत की है। इस कहानी को विस्तार देने के लिए स्क्रीन प्ले के नाम पर कुछ बेहुदा हास्य दृश्य रचे गए हैं। जावेद जाफरी का ट्रैक डाला गया है जिसका कहानी से कोई ताल्लुक नहीं है। एक सिंधी के रूप में उन्होंने जो कॉमेडी की है बहुत ही बासी लगती है। विराज और बेबो एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं लेकिन अचानक उनके हृदय परिवर्तन के पीछे कोई ठोस कारण नजर नहीं आते हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में विराज डेनिस से शादी कर रहा होता है जहां बेबो के पहुंचने पर वह डेनिस का साथ छोड़ बेबो का हाथ पकड़ लेता है। क्यों, क्या कारण बताए यह निर्देशक और लेखक भी सोच नहीं पाए। उन्होंने तरकीब भिड़ाई अक्षय और डेनिस के बीच एक तरह से फिल्मा लिया जिससे दोनों बातें करते हैं। वे क्या बातें कर रहे हैं ये दर्शक नहीं सुन सकते क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक के पीछे उनकी आवाज़ छिपा दी गई है। निर्देशक शबीर खान को जो अवसर मिला है वो करोड़ों में एक आध को मिलता है। साजिद जैसा निर्माता, बॉलीवुड और हॉलीवुड के नामी कलाकार, बजट की कोई चिंता नहीं है। इतने सारे संसाधन होने के बावजूद शबीर मनोरंजक फिल्म नहीं बना सके। मध्यांतर तब फिल्म में 1-2 जगह हंसी आ सकती है लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म बोर करती है। अनु मलिक का संगीत इस फिल्म का एक बड़ा माइनस पॉइंट है। एक से एक बेसुरी धुनें उन्होंने बनाई है। फिल्म में कुछ एक्शन दृश्य हैं लेकिन चूँकि उन्हें स्टंटमैन कर रहा है और फिल्म की शूटिंग के लिए वे फिल्माए जा रहे हैं इसलिए नकली लगते हैं। अक्षय कुमार को अब कुछ नया सोचना और करना चाहिए था। इस तरह की फिल्में लगातार करते रहेंगे तो बहुत जल्दी ही अपनी स्टार वैल्यू खो बैठेंगे। अक्षय को दर्शक कॉमेडी रोल में पसंद करते हैं लेकिन उन्हें फिल्मों के चयन के मामले से सावधानी बरतना चाहिए। करीना कपूर को ग्लैमरस लगाना था सो वो लगी और अमृता अरोरा को अभिनय नहीं आता, ये बात एक बार फिर साबित हो गई। बोमन ईरानी, किरण खेर जैसे कलाकारों ने छोटे छोटे रोल संभवतः पैसों की खातिर किए। सिल्वेस्टर स्टेलान, डेनिस रिचर्डन, ब्रांडन राउत ने शायद बॉलीवुड प्रेम की खातिर यह फिल्म की। कुल मिलाकर कमबख्त इश्क देखकर दर्शक निराशा के साथ सिनेमा हॉल छोड़ता है क्योंकि जो अपेक्षा लेकर वह अंदर गया था वो यह पूरी फिल्म नहीं करती। शॉर्ट स्टोरी। जब हॉलीवुड करतबाज विराज सरगिल ने अक्षय कुमार और मेडिकल छात्रा सिमरता यानी करीना कपूर, उसके लगे भाई अफ्ताज शिवदेसानी और उसकी सबसे अच्छी सहेली कामनी यानी अमृता अरोड़ा की जल्दबाजी में योजनाबद्ध विवाह के समय एक दूसरे से मिलते हैं तथा वे तुरंत एक दूसरे के लिए एक नापसंद कर देते हैं। वे दोनों विपरीत लिंग के प्रति निम्न विचार रखते हैं और प्रबलता से विश्वास करते हैं कि नव वर वधू के लिए विवाह आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। ये विवाह को उन्हें आगे बढ़ने से हतोत्साहित करते हैं। सिमरत अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए कामनी को मनाती है। दोस्तों ये थी इसकी शॉर्ट स्टोरी। अभी मैं बताऊंगा इसकी लॉन्ग स्टोरी तो जिसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन लॉन्ग स्टोरी जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किस जो है एक्टर ने काहे का अभिनय किया है ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो। दोस्तों इसमें अक्षय कुमार ने विराज सरगिल का रोल निभाया है, करीना कपूर ने सिमरता राय का रोल निभाया है, अफ्ताज शिवदेसानी ने लकी का रोल निभाया है, अमृता अरोड़ा ने कामनी का रोल निभाया है, बिंदु दारा सिंह ने टाइगर का रोल निभाया है, किरण खेर ने डाली का रोल निभाया है आदि।
दोस्तों इसमें चलिए संगीत के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों इसका संगीत जारी हुआ था 12 जून 2009 को और संगीत शैली थी विशिष्ट फिल्म संगीत और इस जो संगीत की लंबाई थी पूरी टोटल सॉन्ग मिलाकर तो ये थी 41 मिनट 3 सेकंड की। इसका लेबल था इरोज म्यूजिक और इसके निर्माता थे साजिद नडियाडवाला। इसमें पहला गाना था ओम मंगलम जिसके गायक थे RDB एवं नंदी कौर। यह गाना था 4 मिनट 22 सेकंड का और टिप्पणी इस पर हुई थी RBD द्वारा रचित एवं लिखित। दोस्तों ये दूसरा गाना था लख लख जिसके गायक थे नीरज श्रीधर और यह गाना था 5 मिनट 15 सेकंड का। तीसरा गाना था बेबो जिसके गायक थे जो है अलीसा चिना। यह गाना 4 मिनट 19 सेकंड का था। और चौथा गाना था जो कम वक्त इश्क जिसके गायक वेके एवं सुनीत चौहान थे। यह गाना जो है 4 मिनट 51 सेकंड का था। फिर पाँचवा गाना था क्यों जिसके गायक थे शान एवं श्रेया घोषाल। यह गाना 5 मिनट 29 सेकंड का था। फिर पाँचवा गाना था ओम मंगलम पुनः जिसके गायक थे RDB एवं नंदी और यह गाना 4 मिनट 35 सेकंड का था। फिर छठा गाना था लख लख इलेक्ट्रो डोल हाउस रिमिक्स। यह रिमिक्स वर्जन में था जिसके गायक थे एरिक पिल्लई। यह गाना 4 मिनट 2 सेकंड का था। फिर जो है सातवां गाना था बेबो जो कि क्लब मिक्स में था और इसके गायक थे किलोग्राम KG और यह गाना 3 मिनट 38 सेकंड का था। तो इसी तरह और भी गाने थे। कम वक्त इश्क इज 2019 इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय सबीर खान एंड प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला। द फिल्म इज द बेस्ड ऑन 2002 तमिल फिल्म पमाल के एंड संविधान एंड द फीचर अक्षय कुमार एंड करीना कपूर इज द पिवटल रोल्स एंड along with the actors Avtash Sivadasani and Amrita Arora is the supporting roles. Hollywood actor Sylvester Stallone and Dennis Richard and Brendan Routh and Holly Valance appear in the cameo playing themselves. Originally scheduled of release in the December 2008, the film was postponed due to the expansion production work and the release on 3 July 2019. Comeback this was the commercially successful at the box office. It was the tournament hit by Box Office India. Directed by Sabir Khan, produced by Sajid Nadiadwala and screenplay by Kiran Kotaria and Abhinta Datta Gupta. Sita Mohitra and Sabir Khan. Story by Abhinta Datta Gupta and Ishta Mohitra and Sabir Khan. Crazy Mohan. Based on Pamal के सदमान and starring अक्षय कुमार, करीना कपूर, आफ्ताब शिवनंदिनी, अमृता अरोरा, विनुद्धारा सिंह and किरोर खेर. Music by Anu Malik and cinematography by Vikas Sivaram. Editing by Nitin Rockett and production company by Sajid Nadiadwala. Grandson Entertainment. Distributed by Roshno Entertainment. Released 3 July 2019 in India. 9 in India and running time 135 minutes. Category country India, language Hindi, and budget of this film 310 million. Box office collection is the 840 million. Let's talk about the plot of this film. One Bollywood, the Sumit Piraj, serial Akshay Kumar and medical student Sumitra Roy, Kareena Kapoor come across each other are the brother Lucky as the Aftab. Shivendra is the harpist friend Kamini. Sorry, the Amrita Arora was the planned building is the story development is like for the each other. Both is the and it is where to the and one to despair to the proceeding further and Simran convex the community to the error then many of are after only one things by the forcing Lucky to Delhi there marry for 3 months. She is the sure Lucky will not be able to do and this will approach to the community that Lucky was just another low class male to the like all the other and her claims of him believe different from most men are the unfunded Viraj upon the hoarding and Vinod was the पम्मल के सदम्बन पर आधारित है। फिल्म में मुख्य अभिनय कलाकार अक्षय कुमार और करीना कपूर हैं एवं सहायक भूमिका में आफ्ताब शिवदेशनी और अमृता अरोड़ा हैं। हॉलीवुड अभिनेता सिल्वेस्टर स्टैलोन, डेनिस रिचर्ड्स, ब्रेडन रूथ और होली वायलेंस कैमियो भूमिका में स्वयं रूप में हैं। फिल्म दिसंबर 2008 में जारी की गई थी। कार्य में विस्तार के कारण फिल्म को जारी करना स्थगित किया गया था और फिल्म 3 जुलाई 2009 को प्रदर्शित हुई थी।
दोस्तों ये मूवी है 135 मिनट की। ये भारत में रिलीज हुई थी हिंदी भाषा में। इसकी लागत थी 600 मिलियन और इसका यानी इसकी कमाई की थी 842 मिलियन। तो चलिए अब इसकी कहानी के बारे में जान लेते हैं। शॉर्ट स्टोरी। जब हॉलीवुड करतबाज विराज सेरगिल ने अक्षय कुमार और मेडिकल छात्रा स्मृता ईरानी, करीना कपूर, उसके लगी भाई अफताज शिव देसानी और उसकी सबसे अच्छी सहेली कामनी यानी अमृता अरोड़ा की जल्दबाजी में योजनाबद्ध विवाह के समय एक दूसरे से मिलते हैं तथा वे तुरंत एक दूसरे के लिए एक नापसंद कर देते हैं। वे दोनों विपरीत लिंग के प्रति निम्न विचार रखते हैं और प्रबलता से विश्वास करते हैं कि नव वर वधू के लिए विवाह आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। ये विवाह को उन्हें आगे बढ़ने से हतोत्साहित करते हैं। सिमरत अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए कामनी को मनाती है। दोस्तों ये थी इसकी शॉर्ट स्टोरी। अभी मैं बताऊंगा इसकी लॉन्ग स्टोरी, तो जिसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन लॉन्ग स्टोरी जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किस जो है एक्टर ने काहे का अभिनय किया है ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो। दोस्तों इसमें अक्षय कुमार ने विराज सेरगिल का रोल निभाया है, करीना कपूर ने स्मृता राय का रोल निभाया है, अफताज शिव देसानी ने लकी का रोल निभाया है, अमृता अरोड़ा ने कामनी का रोल निभाया है, बिंदु दारा सिंह ने टाइगर का रोल निभाया है, किरण खेर ने डाली का रोल निभाया है आदि। दोस्तों इसमें चलिए संगीत के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों इसका संगीत जारी हुआ था 12 जून 2009 को और संगीत शैली थी विशिष्ट फिल्म संगीत और इस जो संगीत की लंबाई थी पूरी टोटल सॉन्ग मिलाकर तो ये थी 41 मिनट 3 सेकंड की। इसका लेबल था इरोज म्यूजिक और इसके निर्माता थे साजिद नडियाडवाला। इसमें पहला गाना था ओम मंगलम जिसके गायक थे RDB एम नंदी कौर। यह गाना था 4 मिनट 22 सेकंड का और टिप्पणी इस पर हुई थी RBD द्वारा रचित एवं लिखित। दोस्तों ये दूसरा गाना था लख लख जिसके गायक थे नीरज श्रीधर और यह गाना था 5 मिनट 15 सेकंड का। तीसरा गाना था बेबो जिसके गायक थे जो है अलीसा चिनाय। यह गाना 4 मिनट 19 सेकंड का था। और चौथा गाना था जो कम वक्त इश्क जिसके गायक वेके एवं सुनीत चौहान थे। यह गाना जो है 4 मिनट 51 सेकंड का था। फिर पांचवा गाना था क्यों जिसके गायक थे शान एवं श्रेया घोषाल। यह गाना 5 मिनट 29 सेकंड का था। फिर पांचवा गाना था ओम मंगलम पुनः जिसके गायक थे RDB एवं निंदी कौर। यह गाना 4 मिनट 35 सेकंड का था। फिर छठा गाना था लख लख इलेक्ट्रो डोल हाउस रिमिक्स। यह रिमिक्स वर्जन में था जिसके गायक थे एरिक पिल्लई। यह गाना 4 मिनट 2 सेकंड का था। फिर जो है सातवां गाना था बेबो जो कि क्लब मिक्स में था और इसके गायक थे किलोग्राम KG और यह गाना 3 मिनट 38 सेकंड का था। तो इसी तरह और भी गाने थे। दोस्तों कमबख्त इश्क देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी 5 स्टार होटल में रोड साइड ढाबे का खाना खाकर बाहर निकले हों। निर्माता साजिद नडियाडवाला ने फिल्म पर दिल खोलकर पैसा खर्च किया है। हर फ्रेम भव्य नज़र आती है। जहां 1 रुपये से काम चल सकता है वहां उन्होंने 10 रुपये खर्च किए हैं। लेकिन कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन कमज़ोर होने के से यह धन बर्बादी नज़र आती है। दोस्तों कमबख्त इश्क देखने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे किसी 5 स्टार होटल में रोड साइड ढाबे का खाना खाकर बाहर निकले हों। निर्माता साजिद नडियाडवाला ने फिल्म पर दिल खोलकर पैसा खर्च किया है। हर फ्रेम भव्य नज़र आती है। जहां 1 रुपये से काम चल सकता है वहां उन्होंने 10 रुपये खर्च किए हैं। लेकिन कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन कमज़ोर होने से धन की बर्बादी नज़र आती है। दोस्तों इस फिल्म को सिंह इश्क किंग या गोलमाल की श्रेणी का बताया जा रहा है जिसमें माइंडलेस एंटरटेनमेंट था। लेकिन इन फिल्मों में हंसने की कुछ वजह थी। कमबख्त इश्क में ऐसी कोई वजह नज़र नहीं आती। दिमाग नहीं लगाया जाए फिर भी हंसी नहीं आती, मनोरंजन नहीं होता है। कहानी है 2 अरीबो गरीब इंसानों की। विराज सेरगिल ने अक्षय कुमार एक स्टंटमैन है। ऐसा वैसा नहीं हॉलीवुड का। लड़कियां उसे सिर्फ सेक्स करने के लिए अच्छी लगती हैं। प्यार शादी जैसे शब्दों पर उसे भरोसा नहीं है। स्मृता और बेबो यानी करीना कपूर सर्जन बनने की कोशिशों में लगी हुई हैं। मन हुआ तो मॉडलिंग कर लेती हैं। मर्दों से उनसे नफरत है क्योंकि उसकी बहन और माँ को पुरुषों ने धोखा दिया। विराज और बेबो अक्सर टकराते रहते हैं और एक दूसरे को कुत्ता कुतिया जैसे शब्दों से संबोधित करते रहते हैं। बेबो की खास सहेली कामनी यानी अमृता अरोड़ा विराज के भाई यानी अफताब शिव दासनी से पैसा
से शादी करते हैं। बेबो उनकी शादी तोड़ने के लिए सारे प्रयास करते हैं। इसी बीच एक स्टंट सीन में विराज घायल हो जाता है। बेबो उसका ऑपरेशन करती है और घड़ी उसके पेट में छोड़ देती है। बेबो को डर लगता है कि उसका करियर चौपट हो सकता है। वह विराज से प्यार का नाटक कर उसका एक बार फिर ऑपरेशन कर घड़ी निकाल लेती है। बेबो के प्यार को नाटक विराज सच मान लेता है। जब उसे असलियत मालूम होती है तो वह अमेरिकन अभिनेत्री डेनिस रिचर्ड्स से शादी करने की घोषणा करता है। इधर बेबो को महसूस होता है कि वह विराज को चाहने लगी है। शादी के मंडप में बेबो पहुंच जाती है और विराज डेनिस को छोड़ बेबो को अपना लेता है। इतनी बुरी कहानी को लिखने के लिए भी 3 लोगों यानी अवंता दत्त गुप्ता, इशिता मल्होत्रा और शबीर खान ने मेहनत की है। इस कहानी को विस्तार देने के लिए स्क्रीन प्ले के नाम पर कुछ बेहुदा हास्य दृश्य रचे गए हैं। जावेद जाफरी का ट्रैक डाला गया है जिसका कहानी से कोई ताल्लुक नहीं है। एक सिंधी के रूप में उन्होंने जो कॉमेडी की है बहुत ही बासी लगती है। विराज और बेबो एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं, लेकिन अचानक उनके हृदय परिवर्तन के पीछे कोई ठोस कारण नजर नहीं आते हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में विराज डेनिस से शादी कर रहा होता है, जहां बेबो के पहुंचने पर वह डेनिस का साथ छोड़ बेबो का हाथ पकड़ लेता है। क्यों, क्या कारण बताए यह निर्देशक और लेखक भी सोच नहीं पाए। उन्होंने तरकीब भिड़ाई अक्षय और डेनिस के बीच एक तरह से फिल्मा लिया जिससे दोनों बातें करते हैं। वे क्या बातें कर रहे हैं ये दर्शक नहीं सुन सकते क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक के पीछे उनकी आवाज़ छिपा दी गई है। निर्देशक शबीर खान को जो अवसर मिला है वो करोड़ों में एक आध को मिलता है। साजिद जैसा निर्माता, बॉलीवुड और हॉलीवुड के नामी कलाकार, बजट की कोई चिंता नहीं है। इतने सारे संसाधन होने के बावजूद शबीर मनोरंजक फिल्म नहीं बना सके। मध्यांतर तब फिल्म में 1-2 जगह हंसी आ सकती है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म बोर करती है। अनु मलिक का संगीत इस फिल्म का एक बड़ा माइनस पॉइंट है। एक से एक बेसुरी धुनें उन्होंने बनाई है। फिल्म में कुछ एक्शन दृश्य हैं, लेकिन चूंकि उन्हें स्टंटमैन कर रहा है और फिल्म की शूटिंग के लिए वे फिल्माए जा रहे हैं, इसलिए नकली लगते हैं। अक्षय कुमार को अब कुछ नया सोचना और करना चाहिए था। इस तरह की फिल्में लगातार करते रहेंगे तो बहुत जल्दी ही अपनी स्टार वैल्यू खो बैठेंगे। अक्षय को दर्शक कॉमेडी रोल में पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें फिल्मों के चयन के मामले से सावधानी बरतना चाहिए। करीना कपूर को ग्लैमरस लगाना था सो वो लगी, और अमृता अरोरा को अभिनय नहीं आता, ये बात एक बार फिर साबित हो गई। बोमन ईरानी, किरण खेर जैसे कलाकारों ने छोटे छोटे रोल संभवतः पैसों की खातिर किए। सिल्वेस्टर स्टेलान, डेनिस रिचर्डन, ब्रांडन राउत ने शायद बॉलीवुड प्रेम की खातिर यह फिल्म की। कुल मिलाकर कमबख्त इश्क देखकर दर्शक निराशा के साथ सिनेमा हॉल छोड़ता है, क्योंकि जो अपेक्षा लेकर वह अंदर गया था वो यह पूरी फिल्म नहीं करती। कमबख्त इश्क इज द 2019 Indian Hindi language romantic action comedy film directed by Sabir Khan and produced by Sajid Nadiadwala. The film is the based on 2002 Tamil film Pamal Ke and Samvidhan and the feature Akshay Kumar and Kareena Kapoor is the pivotal roles, and along with the actors Avtash Sivadasani and Amrita Arora is the supporting roles. Hollywood actor Sylvester Stallone and Dennis Richard and Brandon Routh and Holly Valance appear in the cameo playing themselves. Originally scheduled of release in the December 2008, the film was postponed due to the expansion production work and the release on 3 July 2019. Kambakht was the commercially successful at the box office. It was the termed hit by Box Office India. Directed by Sabir Khan, produced by Sajid Nadiadwala, and screenplay by Kiran Kotaria and Abhinta Dutt Gupta, Sita Mohitra and Sabir Khan. Story by Abhinta Dutt Gupta and Ishta Mohitra and Sabir Khan, Crazy Mohan. Based on Pamal Ke Sadman and starring Akshay Kumar, Kareena Kapoor, Aftab Sivnandani, Amrita Arora, Vinodara Singh and Kiror Kher. Music by Anu Malik and cinematography by Vikas Sivaram. Editing by Nitin Rockett and production company by Sajid Nadiadwala, Grandson Entertainment. Distributed by Rojna Entertainment. Released 3 July 2019 in India. दोस्तों, मैं ऐतराज़ मूवी को यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि इस मूवी के मालिक हमें इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं।
क्योंकि वह इस मूवी से अब भी पैसा कमाना चाहते हैं। अब भाई उनकी मूवी है, वह चाहे जब तक इससे पैसा कमाए, क्योंकि वह इस मूवी को अब भी पैसे लेकर दिखा रहे हैं। तो अगर आप उनकी साइट पर जाओगे तो पहले आपको पैसा देना होगा, फिर आप इस मूवी को फुल देख सकते हो। भाई ये यूट्यूब पर कब फ्री में अपलोड होती है भाई, अगर अपडेट्स आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी, जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए अगर आप इस मूवी के फैन हो तो, या फिर इस मूवी को देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐतराज 2004 में प्रदर्शित हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसके निर्देशक अब्बास मस्तान हैं। सुभाष घई द्वारा निर्मित इस फिल्म की पटकथा श्याम गोयल और सिराज अहमद ने लिखी है। अक्षय कुमार, करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि अमरीश पुरी, परेश रावल और अन्नू कपूर ने अन्य सहायक भूमिकाओं का निर्वहन किया है। यह तीसरी ऐसी फिल्म है जिसमें कुमार और चोपड़ा एक साथ दिखाई दिए हैं। फिल्म के लिए संगीत हिमेश रेशमिया ने रचा है और इसके गीत समीर ने लिखे हैं। दोस्तों, ये मूवी भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस मूवी की लागत थी 11 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 26 करोड़ रुपए। दोस्तों, ऐतराज की कहानी कुमार द्वारा अभिनीत राज मल्होत्रा के इर्द गिर्द घूमती है, जिस पर उसकी बात चोपड़ा द्वारा अभिनीत द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जाते हैं। 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई इस फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली थी। विशेषकर सोनिया राय के अभिनय के लिए चोपड़ा को काफ़ी सराहा गया था। ऐतराज व्यावसायिक तौर पर भी सफल रहे थे। 11 करोड़ रुपए के बजट पर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 26 करोड़ रुपए से अधिक का व्यवसाय किया था। यौन उत्पीड़न जैसे मुद्दे को उठाने के अपने साहसिक कदम के कारण भी फिल्म ने काफ़ी ख्याति अर्जित की थी। ऐतराज को कई पुरस्कार तथा नामांकन प्राप्त हुए हैं, हालांकि उनमें से अधिकतर चोपड़ा के लिए थे। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में उन्हें 2 नामांकन प्राप्त हुए थे, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, जिसमें से बाद वाले को जीतने पर वह पुरस्कार को जीतने वाली दूसरी और अंतिम अभिनेत्री बन गई। इसके अतिरिक्त चोपड़ा ने इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ खलनायक का स्क्रीन पुरस्कार भी जीता। ऐतराज को 2005 के आईफा पुरस्कार समारोह में भी 10 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें से इसने 3 पर विजय प्राप्त की। तो चलिए दोस्तों, इसकी स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसकी स्टोरी शुरू होती है राज मल्होत्रा ने अक्षय कुमार एयरवायस नामक एक दूरसंचार कंपनी में कार्यरत एक इंजीनियर है। एक जूनियर वकील प्रिया सक्सेना यानी करीना कपूर साक्षात्कार देने के लिए राज के पड़ोसी तथा मित्र अधिवक्ता राम चौटरानी यानी अन्नू कपूर के घर जाने की जगह गलती से राज के घर पहुंच जाती है। दोनों में प्यार पड़ते हैं, शादी करते हैं और शीघ्र ही प्रिया गर्भवती हो जाती है। राज की कंपनी के चेयरमैन यानी अमरीश पुरी जब अपनी नई पत्नी सोनिया राय यानी प्रियंका चोपड़ा के साथ ऑफिस वापस आते हैं तो वह इस उम्मीद में होता है कि उसे पदोन्नत कर CEO बना दिया जाएगा। सोनिया राय को कंपनी की नई अध्यक्ष घोषित किया जाता है और अपने पद के साथ चर्चा करने के बाद वह पदोन्नतियों की घोषणा कर देती है। CEO का पद तो राज की बजाय उसके दोस्त राकेश यानी विवेक शौक को मिल जाता है, जबकि राज को निदेशक मंडल का सदस्य बना दिया जाता है। उसी रात एक पार्टी में प्रिया को राज की नई बात सोनिया राय के बारे में पता चलता है, जो इस बात पर आश्चर्यचकित रह जाती है कि सोनिया वास्तव में उम्रदराज श्रीमान राय की पत्नी है। राज और उसके सहयोगी भी सोनिया की सुंदरता और उसके पति और उसकी उम्र के अंतर के बारे में बातें करते रहते हैं। राज भी मजाक में एक बार कह देता है कि उसके आकर्षक व्यक्तित्व के कारण ही उसे इतने बड़े पद पर पदोन्नत किया गया है। इस समय तक यह भी स्पष्ट हो जाता है कि राज सोनिया से इससे पहले भी कभी मिल चुका है। एक फ्लैशबैक दृश्य में सोनिया के साथ राज का पिछला रिश्ता भी दर्शाया जाता है। 5 साल पहले राज और सोनिया, जो तब एक मॉडल थी, केप टाउन के एक समुद्र तट पर मिलते हैं। वे प्यार में पड़ जाते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। सोनिया शीघ्र ही राज के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है, जिससे राज काफ़ी खुश हो जाता है और सोनिया के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। हालांकि सोनिया इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है और राज को बताती है कि वह इस गर्भावस्था को समाप्त करने जा रही है, क्योंकि सोनिया के अनुसार उसका यह बच्चा भविष्य में और अधिक धन, प्रसिद्ध, शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के इसके इरादे में बाधा उत्पन्न कर सकता है। उनका रिश्ता तत्काल समाप्त हो जाता है। अगले दिन राकेश कंपनी के एक नए मोबाइल हैंडसेट में आए एक
दोस्त के बारे में राज को बताता है। उस फोन से किसी व्यक्ति को कॉल लगाने पर वह कॉल उसके साथ साथ फोन की संपर्क सूची में संचित किसी भी यादृच्छिक व्यक्ति को लग रही थी। राज तुरंत मोबाइल का उत्पादन रोकने का निर्णय लेता है। इसके लिए उसे सोनिया की अनुमति की आवश्यकता होती है। सोनिया इस मामले पर चर्चा करने के लिए राज को अपने घर में आमंत्रित करती है, जहां वह राज से उत्तेजक बातें करने लगती है। हालांकि राज उन्हें अनदेखा करता है। इसके बाद वह और भी जोर देकर राज को लुभाने की कोशिश करते हैं, पर राज इसका विरोध करता है। जब राज वहां से जाने लगता है तो सोनिया उसकी बात न मानने पर उसे दंडित करने की धमकी देती है। अगले दिन उसे पता चलता है कि सोनिया ने अपने पति से उसकी शिकायत करते हुए कहा कि उसने सोनिया का यौन उत्पीड़न किया है। क्योंकि राज हमेशा ही सोनिया को आकर्षक कहता रहा था, इसलिए निर्दोष होने का उसका दावा अस्वीकार कर दिया गया और कंपनी उस पर त्याग पत्र देने का दबाव डालने लगी। राज चौटरानी से सहायता मांगता है, जो उसे त्यागपत्र न देने और काम पर लगातार जाते रहने की सलाह देता है। मामला न्यायालय में पहुंचता है। सोनिया और राय अपना पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता पटेल यानी परेश रावल को नियुक्त करते हैं। प्रारंभ में लगभग सारे साक्ष्य राज के विरुद्ध पाए जाते हैं और इस प्रकरण को व्यापक मीडिया कवरेज प्राप्त होती है। इसी समय राज का बैंक मैनेजर यानी बैंकॉक से लौटता है और उसे एक टेप देता है जिसमें सोनिया और राज की सारी बातें दर्ज होती हैं। टेप असली साबित होती है, लेकिन इससे पहले कि चौटरानी उसे साक्ष्य के तौर पर न्यायालय में प्रस्तुत कर सके, सोनिया द्वारा प्रायोजित एक कार दुर्घटना में वह पूरी तरह घायल हो जाता है और टेप नष्ट हो जाता है। इसके बाद प्रिया न्यायालय में राज का केस लड़ने का निश्चय करती है। जब प्रिया राज से पूछती है कि आखिर उसने सोनिया के घर से अपने बैंक मैनेजर को फोन क्यों लगाया था, तो तब वह याद करके बताता है कि उसने तो फोन राकेश को लगाया था, लेकिन उस फोन मॉडल में खराबी के कारण एक कॉल बैंक मैनेजर के पास भी चली गई थी, जिसने इसे रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद प्रिया न्यायालय में केप टाउन में राज के साथ सोनिया के पुराने रिश्ते को उजागर करती है और फिर आखिर में राकेश के वॉइस मेल को अदालत में साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करती है, यह बताते हुए कि उस दिन राज और सोनिया के बीच प्रस्ताव में क्या हुआ था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सोनिया ने पैसे, शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए राज से शादी की थी, लेकिन जब वह यौन संबंधों को निभा नहीं सका तो उसने राज के साथ अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने का प्रयास किया। फलस्वरूप राज न्यायालय से बरी हो जाता है और राज सोनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। अपराध बोध से पीड़ित और अपमानित सोनिया एक भवन से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। अंत क्रेडिट दृश्य में राज और प्रिया अपने बच्चे को चलना सिखा रहे होते हैं। यहीं पर जो है यह स्टोरी समाप्त हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं इसके पात्र की। तो इसमें अक्षय कुमार राज मल्होत्रा का रोल निभा रहे हैं, करीना कपूर प्रियंका सक्सेना मल्होत्रा का रोल निभा रही हैं, प्रियंका चोपड़ा श्रीमती सोनिया राय का रोल निभा रही हैं, अमरीश पुरी रंजीत राय का रोल निभा रहे हैं, परेश रावल अधिवक्ता पटेल का रोल निभा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके निर्माण के बारे में। निर्देशक जोड़ी अब्बास मस्तान को इस फिल्म की प्रेरणा नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के खिलाड़ी के.बी. ब्रायट से मिली, जिस पर उसकी एक प्रशंसक द्वारा बलात्कार का आरोप लगाया गया था। उन दोनों ने समाचार पत्रों में इस यौन हमले के मामले के बारे में पढ़ते पढ़ते फिल्म की कहानी विकसित करना शुरू किया। फिल्म के असमान्य शीर्षक के बारे में उन्होंने कहा कि ऐतराज आम बोलचाल सब था और विषय के अनुकूल था। श्याम गोयल और सिराज अहमद ने फिल्म की पटकथा लिखी, जबकि हुसैन ए बरमवाल और आर वर्मन को क्रमशः फिल्म संपादन और कला निर्देशन का दायित्व दिया गया था। अक्टूबर 2003 में निर्मित सुभाष घई ने अपनी फिल्म निर्माण कंपनी मुक्ता आर्टिस्ट की 25वीं वर्षगांठ मनाते समय फिल्म की घोषणा की थी। मीडिया में आई खबरों में बताया गया था कि अक्षय कुमार, करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा को मुख्य भूमिकाएं निभाने के लिए फिल्म में शामिल किया गया था। यह बेहद सफल अंदाज 2003 और मुझसे शादी करोगी 2004 के बाद कुमार और चोपड़ा की एक साथ तीसरी फिल्म होनी थी। कुमार का चरित्र अपने कार्यस्थल पर बलात्कार का आरोप झेल रहे एक कामकाजी व्यक्ति राज का था, जबकि कपूर को उसकी सहायक पत्नी को चित्रित करना था, जो उसकी रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। निर्देशकों के अनुसार उन्होंने कुमार को काफ़ी अलग चरित्र में
डाला था। इससे पहले कुमार आमतौर पर एक्शन भूमिकाएं ही निभाते रहे थे और वे चाहते थे कि कुमार अपने चरित्र को हल्के मिले। अब्बास मस्तान, जिनकी फिल्मों की पहचान उनकी स्टाइलिश थ्रिलर कहानियों और मनोरंजन खलनायकों से होती है, ने चोपड़ा को उनकी पहली नकारात्मक भूमिका में डाला। चोपड़ा ने एक ऐसी महिला की भूमिका निभानी थी जो अपनी से उम्र 2 गुना से भी ज्यादा बड़े व्यक्ति यानी अमरीश पुरी द्वारा अभिनीत से विवाहित है और बदला लेने के लिए अपने पूर्व प्रेमी यानी कुमार पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाती है। यौन उत्पीड़न जैसे विवादास्पद विषय पर आधारित होने के कारण चोपड़ा इस तरह के बोल्ड चरित्र को निभाने को लेकर आशंकित की थी, लेकिन अब्बास मस्तान और सुभाष घई के आश्वस्त करने पर उन्होंने यह भूमिका स्वीकार कर ली। निर्देशक जोड़ी ने पहले इन्हें 2002 की थ्रिलर हमराज में भी मुख्य भूमिका की पेशकश की थी, जिसे तब वह स्वीकार नहीं कर सकी थी। कुमार ने अपने चरित्र को यथार्थवादी और एक नए युग के मेट्रोसेक्सुअल व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है। अभिनेता के खुलासा किया कि उन्होंने अपने चरित्र की ताकत और कमजोरियों का आनंद लिया और कहा कि वह अपनी भावनाओं को दिखाने से डरता नहीं है और न ही परिस्थिति के कारण खुद को शक्तिहीन समझता है। कुछ ने आगे कहा, मेरे चरित्र से एक शांत गरिमा और वीरता जुड़ी हुई है। वह प्रशंसा के लिए नहीं लड़ता, वह लड़ता है तो प्रतिबद्धता के लिए। ट्रिब्यून इंडियन के साथ एक साक्षात्कार में कपूर ने टिप्पणी की कि भारतीय महिलाएं उनके चरित्र को अपने समान पाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी चरित्र संकट और असहायता के हर क्षण में राज के साथ खड़ी है। हर भारतीय महिला की तरह चोपड़ा ने अपनी चरित्र सोनिया को आकर्षक और ध्यान केंद्रित बताया। उन्होंने टिप्पणी की कि उनका दर्शन यह है कि उसे किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्यों को हासिल करना है। वह एक ही बात जानती है कि उसकी इच्छाओं और खुद उसके बीच कुछ भी नहीं आ सकता। अपने रूढ़िवादी पालन पोषण के कारण चोपड़ा अपनी पुरुष बदलने वाली भूमिका में मुश्किल से पहचान कर पाए हैं। एक बेहद नकारात्मक चरित्र निभाना उनके लिए एक चुनौती साबित हुआ और उनके लिए उन्हें प्रत्येक दृश्य से पहले लगभग 1 घंटा खुद को मानसिक रूप से तैयार करने में लगता था। मनीष मल्होत्रा और विक्रम फडणवीस ने फिल्म के लिए वेशभूषाएं तैयार की और छायांकन का काम रवि यादव द्वारा संभाला गया था। फिल्म मुख्य रूप से केप टाउन, गोवा, पुणे और मुंबई में फिल्माई गई थी। उसी समय 4 अन्य फिल्मों में भी काम कर रही चोपड़ा ने खुलासा किया कि उनके व्यस्त कार्यक्रम के कारण अन्य फिल्मों के निर्माताओं को अपना सेट फिल्मिस्तान स्टूडियो में ले जाना पड़ा था, जहां ऐतराज का फिल्मांकन चल रहा था। यौन उत्पीड़न वाले दृश्य के फिल्मांकन के दौरान वह खूब रोई थी। निर्देशकों को कई घंटों तक उन्हें याद दिलाना पड़ा था कि यह केवल एक किरदार था और आगे का फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया। शीर्षक गीत ऐतराज आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू की पूरे संगीत वीडियो कुमार और चोपड़ा के साथ स्टैड कैम द्वारा ही एक टेक में फिल्माई गई थी। सलीम सुलेमान ने फिल्म का पार्श्व संगीत रचा था। चलिए बात करते हैं हम संगीत के बारे में। यह संगीत जारी हुआ था 24 सितंबर 2004 को और संगीत शैली थी बॉलीवुड संगीत। दोस्तों, ऐतराज फिल्म में संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया था तथा इसके गीत समीर ने लिखे थे। फिल्म की संगीत एल्बम 24 सितंबर 2004 को सोनी म्यूजिक द्वारा जारी की गई थी और इसमें कुल 15 गाने थे, 7 मूल तथा 8 रिमिक्स। उदित नारायण, अलका याग्निक, सुनीत चौहान, अदनान समी, के तथा अलीशा चिनाय समेत कई गायकों ने फिल्म के लिए गीत गाए थे। एल्बम को आमतौर पर समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली थी, जिन्होंने इसके गीतों के बोलों की और गायन की प्रशंसा की थी। प्लेनेटो बॉलीवुड की ओर से समीक्षा करते हुए अबिद ने एल्बम को अच्छी एल्बम कहते हुए 10 में से 7 अंक दिए। बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर जुटेजा ने एल्बम को 5 में से 3 अंक दिए और आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू गीत के तीनों संस्करणों की प्रशंसा करते हुए लिखा, सुनीत चौहान इस अद्भुत रूप से रचित गीत में उत्कृष्ट हैं, जो गीत और संगीत की गहनता से सभी को चौंका देता है। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ वहाँ 2 या 3 औसत गीतों के अतिरिक्त ऐतराज के अधिकतर गीत आपको व्यस्त रखते हैं। ग्लैम सैम के रौनक कोटेचा ने हालांकि इसे आवश्यकता आधारित बताया और लिखा कि एल्बम से हिमेश का सुखद और मोहक संगीत गायब है और कोई भी गीत तब तक अपनी सराहना नहीं प्राप्त कर सकता जब तक कि वह आप उन्हें स्वयं ऐसा करने नहीं देते।
फिल्म के गीत भारत में कई संगीत चार्टों में शीर्ष पर रहे थे। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार लगभग 14 लाख बिक्रियों के साथ ऐतराज उस वर्ष की सर्वाधिक बिकने वाला संगीत था। तो चलिए बात करते हैं रिलीज और विपणन के बारे में। फिल्म का पहला पोस्टर, जिनकी टैगलाइन थी महिलाओं की दुनिया में आप या तो उनके नियमों से खेलते हैं या फिर समीक्षकों द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने में सफल रहा था। फिल्म के ट्रेलरों को भी इसी प्रकार अच्छी समीक्षाएं मिली। अक्टूबर 2004 के फिल्म का एक विशेष फुटेज व्यापार विशेषज्ञों और समीक्षकों को दिखाया गया था, जिसमें फिल्म के बारे में एक सकारात्मक माहौल तैयार हुआ। फिल्म के ट्रेलर तथा संगीत ने भी इसके विपणन में सहायता की थी। 11 करोड़ रुपए के बजट पर बनी यह फिल्म 12 नवंबर 2004 को दिवाली उत्सव के सप्ताहांत के दौरान 375 पदों में जारी किया गया था। यह 3 अन्य प्रमुख फिल्मों के साथ रिलीज हुई थी। बेरजारा, मुगल-ए-आजम का रंगीन संस्करण और नाच फिल्म को महानगरों के सिनेमा घरों में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी और साथ ही अन्य स्थानों पर भी ठीक ठाक प्रतिक्रियाएं मिली थी। यश चोपड़ा की बेरजारा के बाद ऐतराज उस सप्ताह की दूसरी सबसे ज़्यादा प्रचलित रिलीज थी। फिल्म को DVD पर 6 सितंबर 2004 को एक PAL प्रारूप की एक एकल डिस्क में सभी क्षेत्रों में जारी किया गया। समारोह एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित इस DVD में एक मेकिंग ऑफ द फिल्म सेगमेंट और एक फोटो गैलरी भी शामिल थे। DVD के साथ फिल्म का VCD संस्करण भी जारी किया गया था। ऐतराज के विशेष प्रसारण आधिकारिक जी नेटवर्क ने खरीदे थे और फिर 30 अक्टूबर 2005 को जी सिनेमा पर इस फिल्म का भारतीय टेलीविजन प्रीमियर हुआ था। ऐतराज को कन्नड़ में श्रीमती नाम से पुनर्निर्मित किया गया था। 2011 में रिलीज हुए इस कन्नड़ संस्करण में उपेंद्र, प्रियंका त्रिवेदी और सेलिना जेटली ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। तो चलिए बात करते हैं इसकी कमाई और बॉक्स ऑफिस के बारे में। दोस्तों, ऐतराज ने भारत में कुल 22.74 करोड़ रुपए तथा विदेशों में 7.35 लाख अमेरिकी डॉलर लगभग 3.3 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जिससे इसकी कुल वैश्विक कमाई लगभग 26 करोड़ रुपए रही थी। अपनी कुल कमाई के आधार पर यह 2004 की 11वीं सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। बजट तथा विपणन इत्यादि में हुए अन्य खर्चों को निकाल देने पर फिल्म की सकल आय लगभग 15.57 करोड़ रुपए रही थी। 11 करोड़ रुपए के बजट पर बनी इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा एवरेज घोषित किया गया था। भारत में कुल 375 पर्दों पर रिलीज हुई ऐतराज ने अपने प्रदर्शन के प्रथम दिन कुल 1.18 करोड़ रुपए का व्यापार किया था। अगले 2 दिन में 3.28 करोड़ की अतिरिक्त कमाई के साथ प्रथम सप्ताहांत में फिल्म का कुल संग्रह 4.46 करोड़ रुपए रहा था। अगले 4 दिनों में फिल्म ने फिर 3.2 करोड़ रुपए कमाए थे, जिसमें प्रथम सप्ताह पूर्ण होने पर भारत में इसकी कमाई 7.66 करोड़ रुपए रही थी। फिल्म भारत में कुल 11 सप्ताहों तक प्रदर्शित हुई और इसने अपने दूसरे सप्ताह में 3.964 करोड़ की तथा तीसरे में 1.78 करोड़ की तथा चौथे में 1.14 करोड़ की, पांचवें में 50 लाख की और छठे में 24 लाख की, सातवें में 133.5 लाख की और आठवें में 18.4 लाख की, नवे में 4.5 लाख की और 10वें दिन में 2 लाख की और 11वें सप्ताहांत में 1 लाख की कमाई की थी। विदेशी बाजारों में इस फिल्म ने अपने प्रथम सप्ताहांत में संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम और अन्य विदेशी बाजारों में लगभग 2.4 लाख डॉलर इकट्ठा किए। इस 3 दिनों में फिल्म ने यूनाइटेड किंगडम में 5500 पाउंड और उत्तरी अमेरिका में $70,000 की कमाई की थी।